तो गर्मी के दिन आ रहे हैं या आ चुके हैं। और जलवायु परिवर्तन के चलते हीट वेव यानी गर्मी की लहर अब आम बात हो गई है। गर्मी में काम करने वाले शहरी या ग्रामीण मजदूरों को, जैसे निर्माण मजदूर, घरेलू मजदूर, हमाल मजदूर, खेतिहर मजदूर, छोटे किसान, मछुआरे, वन निवासी या घुमंतू पशुपालक, उनको और उनके परिवारों को किन खतरों का सामना करना पड़ता है, वो अपनी मदद खुद कैसे कर सकते हैं, और राज्य सरकारों से उनकी क्या मांग होनी चाहिए। इस वेबिनार में हम इन्हीं सवालों का चर्चा करेंगे। लेकिन इस वेबिनार का उद्देश्य केवल एक चर्चा तक सीमित रखने के लिए नहीं है। यदि आप अपने अपने इलाकों में लोगों को जुटा सकेंगे और संगठित हो सकेंगे, तो हम देश के विभिन्न हिस्सों में सीधी बैठकें भी कर सकते हैं और जमीनी कार्यक्रम का योजना भी बना सकते हैं। तो ये दो दो उद्देश्य से आज का ये वेबिनार हम संगठित किए हैं। अ, आज हमारे साथ दो वक्ता हैं। सौम्या दत्ता लंबे समय से चले आ रहे भारत के जन विज्ञान आंदोलन के नेता हैं। आप उन प्रमुख लोगों में से एक थे जिन्होंने 1999 से 95 तक राष्ट्रीय आयोजन सचिव के रूप में भारत जन ज्ञान विज्ञान जत्था की शुरुआत की। आप पिछले 2 दशकों से पूरे दक्षिण एशिया में विभिन्न प्रकार के जन आंदोलनों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। आप जलवायु न्याय अभियान में ग्लोबल साउथ की अग्रणी आवाजों में से एक हैं और कई वैज्ञानिक अध्ययन और रिपोर्ट के साथ समुदायों की मदद की है। आप 17 सालों तक राष्ट्रीय जलवायु और ऊर्जा नीति क्षेत्रों और यूएनएफसीसी प्रक्रिया के साथ जुड़े रहे हैं। आज हमारे दूसरे वक्ता हैं अरविंद उन्नी, जो शहरी शोधकर्ता और कार्यकर्ता हैं। पिछले 14 सालों में उन्होंने शहरी अनौपचारिक श्रमिकों और समुदायों के साथ काम किया है। ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि शहरी नियोजन और विकास में उनकी आवाज सुनी जाए। सहभागी योजना और नीति वकालत के माध्यम से वे शहरी अनौपचारिक समुदायों को बदलाव लाने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं। वे नेशनल हॉकर फेडरेशन के सलाहकार और मैं भी दिल्ली अभियान के कोर ग्रुप सदस्य हैं। वर्तमान में वे स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 इसके कार्यान्वयन और 2014 के बाद भारत में शहरी नियोजन के साथ इसका संबंध पर शोध कर रहे हैं और अपना पीएचडी प्रबंध लिख रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज का ये वेबिनार प्रकृति और जन रक्षा अभियान, कैंपेन टू डिफेंड नेचर एंड पीपल सीडीएनपी, और राष्ट्रीय जलवायु और पर्यावरणीय न्याय मंच, नेशनल अलायंस फॉर क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल जस्टिस नैसेज ने मिलकर आयोजित किया है। सीडीएनपी किसानों, वन निवासियों, मछुआरों और चरवाहों का एक आंदोलन है जो जल जंगल जमीन मतलब प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। सीडीएनपी विकास के एक ऐसे मॉडल का समर्थन करता है जिसमें मानवाधिकार पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम पर आधारित है। ऐसे मॉडल में प्रकृति और उन लोगों की रक्षा की गुंजाइश होनी चाहिए जिनकी आजीविका इस पर टिकी है और जो प्रकृति के सबसे बड़े रखवाले हैं। नैसेज प्राकृतिक और सामाजिक न्याय के नजरिए से जलवायु संकट से निपटने, मानवाधिकारों और सभी जीवों के साथ रहने का हिमायत करता है। नैसेज में जमीनी स्तर पर काम करने वाले एक्टिविस्ट, परिस्थिति वैज्ञानिक, जलवायु वैज्ञानिक, समाज और पर्यावरण के शोधकर्ता और वकील शामिल हैं। नैसेज जन संगठनों के राष्ट्रीय समन्वय एनएपीएम का एक अहम हिस्सा है। तो आज का वेबिनार हम शुरू करते हैं इन दो वक्ताओं के साथ। मैं इनके सामने एक के बाद एक 4 सवाल पेश करूंगा जिसका जवाब दोनों देंगे।
और उसके बाद हम इसको खोल देंगे खुली चर्चा के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए और डिस्कशन के लिए। तो सौम्यदा और अरविंद, पहला सवाल यह है कि ये गर्मी की लहरें के बारे में हमें बात क्यों करनी चाहिए? मतलब हमारी गर्मियों का ये एक आम हिस्सा है, पहले भी ये गर्मी के लहरें हुए हैं और लोग भी बाहर काम किए हैं। इसमें नया क्या है कि ये एक चर्चा का विषय अब बने? तो शायद सौम्यदा आप पहले बात कर सकते हैं। ठीक है। 5-6 मिनट या मैक्सिमम 7 मिनट में जवाब हाँ ठीक दीजिए। है। तो सबको पहले तो जिंदाबाद, नमस्कार, जोहार। अभी 18:08 मेरा इस घड़ी में थोड़ा पीछे चल रहा है, तो मैंने टाइम भी देख रहा हूँ। तो गर्मी, देखिए गर्मी का समझ जो है वो काफी, बहुत दिनों से गर्मी का सही समझ जो था वो अभी काफी बदल चुका है। इनफैक्ट जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, परिस्थिति जो है वो काफी बदल चुका है। गर्मी बोलने से हमें, जो मौसम विभाग हमें जानकारी देते हैं, जो लोगों को दिमाग में आते हैं, वो है कितनी डिग्री सेल्सियस है, तापमान कितना है। हाँ, तो उससे चलते लोग आकलन करते हैं, और सारे जायगा में वही चर्चा में है कि आज 42 डिग्री हो गया। आप यदि आज का पेपर देखें, न्यूज पेपर, तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, टेम्परेचर 41 42 जाएगा। लेकिन समस्या ये है, जलवायु परिवर्तन का चलते दो चीज बहुत तेजी से हो रहा है। एक तो आप सब जानते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग जो पहला लेवल का जो इम्पैक्ट है, जो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस, जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFCs, हेक्साफ्लोराइड्स, इतनी इतनी सारे गैसेस है, इसको छोड़ने का रिजल्ट गर्मी बढ़ रहा है, क्योंकि धरती का जो वायुमंडल वो ज्यादा इंफ्रारेड को कैप्चर करके रख रहा है, तो उसके चलते धरती बैलेंस बनाने के लिए अपने टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसके चलते जो हुआ है पूरी दुनिया में, जो एवरेज टेम्परेचर, जैसे गर्मी का टाइम गर्मी होगा ये हम सब जानते थे, गर्मी का सीजन, लेकिन जितना गर्मी होता था उससे काफी ज्यादा गर्मी आई। और उससे भी ज्यादा खतरा दो फैक्टर का, दो चीजों का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में, और ये बात आम जनता में जनरली चर्चा नहीं होता है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग धरती जो हो रहा है, उसका लगभग 90 से 92, मतलब 92% जो एक्स्ट्रा हीट जो वायुमंडल पकड़ रहा है वो जा रहा है समुन्दर में। मतलब वायुमंडल में सिर्फ 8 से 10% का बीच में ही एक्स्ट्रा हीट आया, बाकी 90% से ऊपर समुन्दर में गया। उसके चलते सारे समुन्दर, सारे रिकॉर्ड, समुन्दर का जो सी सरफेस टेम्परेचर हम बोलते हैं, पहले तो 100 मीटर था, फिर 700 मीटर तक, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और इसके चलते क्या हो रहा है, जो इतना पानी गर्म हो रहा है, तो भारत, धरती में 70% समुन्दर कवर है। भारत का तीनों साइड 3 समुन्दर है, बंगाल का खाड़ी, अरब सागर और भारत महासागर। तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर, जो बाष्प है, जो पानी भाप बन के उड़ रहा है हवा में। हवा भी गर्म है तो ज्यादा भाप उसको पकड़ सकते हैं, और ज्यादा पानी गर्म है तो ज्यादा भाप हवा में पंप कर रहा है। तो ये दोनों का चलते गर्मी भी बढ़ा है, साथ साथ जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये भी बढ़ा है। और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये खतरनाक है। और ग्लोबल वार्मिंग का चलते, क्लाइमेट चेंज के चलते, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। और मैं यहाँ ग्राफ तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन बहुत, ये जो सबसे ज्यादा गर्मी का दिन, एवरेज गर्मी कितना होगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कुछ कुछ दिन गर्मी ज्यादा होगा, कुछ थोड़ा कम होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेज में कितना गर्मी होता है वो एक एवरेज माना जाता है। ये एवरेज यदि थोड़ा सा भी ऊपर का तरफ जाए, तो जो एक्सट्रीम हीट का इवेंट वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि इसको हम विज्ञान में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वो जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत कम गर्मी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो एक्सट्रीम हीट का दिन वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। और ये ट्रेंड पिछले 20 सालों से चल रहा है। तो ये जो गर्मी बढ़ रहा है, साथ साथ मॉइस्चर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी, हवा में उमस बढ़ रहा है। और उमस बढ़ने के चलते जो होता है, जो हमारे शरीर अपने को ठंडा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शरीर को अपने को ठंडा करने का जो तरीका है वो है पसीना निकल के और पसीना भाप बन। तो इसके चलते
बॉडी के ऊपर, ह्यूमन बॉडीज के ऊपर डेंजर बहुत बढ़ चुका है। और ये सिर्फ, मैंने ये बोल के खत्म कर रहा हूँ, ये सिर्फ जो टेम्परेचर उसको चलते नहीं हो रहा है, ये जो तापमान का टेम्परेचर, साथ साथ जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उमस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बढ़ रहा है, ये सबसे खतरा है। इसको किलिंग कॉम्बिनेशन बोला जाता है। बाद में इसको और डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, मैं कुछ आपको दिखाऊंगा। अरविंद, आप इसमें कुछ जोड़ेंगे? जी, मैं पहले तो राजेश जी, सौम्यदा और मतलब आप दोनों को खास करके मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका मिला, जिसमें मुझे और सभी साथियों को मेरा जिंदाबाद। मैं यहाँ पर जो बात रखूंगा, क्योंकि सौम्यदा मुझसे बहुत ज्यादा इसकी टेक्निकलिटी, इसकी समझ, इसकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर सकते हैं। मेरा शायद इसमें जोड़ना ये रहेगा कि जो भी काम हम मजदूरों के साथ कर रहे हैं, वर्कर के साथ कर रहे हैं, या साथी, श्रमिक साथियों के साथ कर रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पर बात यहाँ पे साझा करना चाहूंगा। तो मैं एनएपीएम अर्बन के साथ भी जुड़ा हूँ और दूसरे कई साथी संगठन हैं जो इसके ऊपर शोध कर रहे हैं, इसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं हीट वेव के ऊपर। उस पर्सपेक्टिव से जो अभी इमर्जिंग अंडरस्टैंडिंग है वो आपके सामने रखेंगे। और खासकर इमर्जिंग इसलिए कि जैसे सौम्यदा ने बोला कि ये वो तो काफी टाइम से रहा है, मान के चलिए सबसे जो अभी का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो बना है शायद मेरे ख्याल से 2013-14 में, जो गुजरात और अहमदाबाद में जो हीट वेव बड़ा हुआ था, और जिसमें एक बहुत विजिबल, बहुत जाहिर तौर पर ये निकल के आया था कि बहुत लोगों की जान जा रही है, लोग मर रहे हैं। तो उससे ये अभी का पॉलिसी फ्रेमवर्क निकला है। तो ये एक इमर्जिंग अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे थोड़ी चीजें आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। तो एक कि ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, उसमें या ये इसमें बहुत इसको जानना अहम इसलिए मैं शायद रखना चाहूंगा कि देखिए, दूसरे राज्यों के मुकाबले, दूसरे कॉन्टेक्स्ट के मुकाबले, या ग्लोबल नॉर्थ या दूसरे कंट्रीज के हवाले से अगर कंपैरिजन में अगर बात करें, तो इंडिया में जो सच्चाई है हमारे देश में वो है कि 90% से ज्यादा, 93-94% से ज्यादा इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, असंगठित क्षेत्र में कामगार हैं। और इसमें अधिकांश ऐसे वर्कर हैं जो आउटडोर भी काम करते हैं, इंडोर भी काम करते हैं, है ना। तो अगर तापमान इतना बढ़ रहा है जैसे सौम्यदा ने बोला, और तापमान के साथ ह्यूमिडिटी, उसके साथ उनकी ऐसी परिस्थिति कि जहां पर वो रहते हैं, जहां पर वो काम करते हैं, वहां पर मूलभूत सुविधाएं अगर नहीं है, पानी, बिजली, ऐसी चीजें नहीं है, घर जो हैं वो ऐसे, हमारे आप जानते हैं कि बस्ती या कॉलोनी के घर कैसे हैं, वहां पर वेंटिलेशन की गुंजाइश, हवा का संचार का स्कोप, ये सब बहुत सीमित है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो ये तो शायद बोलना आसान है कि आजकल पहला रेस्पॉन्स क्या होता है कि हीट वेव अगर जारी हो जाता है, अनाउंस हो जाता है, जैसे संविदा बोलते हैं, तो अनाउंसमेंट क्या है कि जो घर बैठ के काम कर सके वो घर बैठ के काम करे, जो बाहर जाना अवॉइड कर सकते हैं वो बाहर जाना अवॉइड करें। इस हिसाब तरीके से बात बात होती है। पर सवाल ये है कि भाई, अगर आपके सभी वर्कर लोग बाहर काम करने वाले हैं, या उनको काम आज नहीं किया तो कल क्या खाएंगे उसकी गारंटी नहीं है, तो फिर वो हीट वेव का ये जो पूरा सिस्टम है, सरकार का जो रेस्पॉन्स है कि बाहर काम ना करना या बाहर काम करना अवॉइड करना, ये सब चीज हमारे कॉन्टेक्स्ट में लागू नहीं होता है। तो पहली चीज कि भाई, हीट वेव या ये जो गर्मी का जो प्रकोप अभी दिख रहा है हमारे शहरों में और पूरे देश में, ये ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन इसका आधार और मूल आधार है। लेकिन हमारा रेस्पॉन्स हमारे 90% वर्कफोर्स को इग्नोर कर रहा है। लगभग क्या 60 करोड़ वर्कर से ज्यादा हमारे राज्य में होंगे, जिसमें से लगभग 30 करोड़ शहरों में या शहरी इलाकों में, 30 करोड़ किसान और दूसरे रूरल इलाकों में काम करने वाले। इनको अगर इग्नोर करता हुआ आपका एक रेस्पॉन्स मैकेनिज्म है, तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी कमी है। और जब तक वो इसको एड्रेस नहीं करेगा, जब तक इनके मसलों पे वो बात नहीं करेगा, तो मुझे लगता है कोई भी उसका गवर्नेंस सिस्टम का रेस्पॉन्स है जो ऑलरेडी बहुत कम है, तो उसको बदलने की जरूरत है, उसके साथ हमको काम करने की जरूरत है, उसको सुधारने की जरूरत है।
क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार का भी रेस्पॉन्स, लास्ट पॉइंट मेरा, इस पूरे क्या बोलते हैं, इस पूरे मसले को लेकर उनको भी नहीं पता है कि हम क्या करें, कैसे करें। तो एज एज NAPM या दूसरे अलग अलग साथी संगठन, हमको भी अपने सुझाव अपनी तरफ से, अपनों को तो बचाना ही बचाना है, लेकिन इस प्रक्रिया में कि ये इसका रेस्पॉन्स क्या हो, उसमें भी हमको जवाब देने की जरूरत है, सुझाव देने की जरूरत है, और काम करने की जरूरत है। तो ये मेरा जवाब पहला जो आपने सवाल किया राजेश। थैंक यू। तो सौम्यदा और अरविंद, आप दोनों ने इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और फिर सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी के दृष्टिकोण से एक इंट्रोडक्शन दिया है। तो दूसरा सवाल यह है कि सौम्यदा, सरकारें गर्मी की लहर की घोषणा कब करती हैं? उन्हें कौन परिभाषित करता है? डेफिनेशन कौन करता है? क्या परिभाषा और घोषणा असंगठित श्रमिकों द्वारा अनुभव की गई जमीनी हकीकत के मुताबिक है कि नहीं? इसका जवाब दीजिए। और ठीक है, इसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी सवाल है। क्योंकि पहले तो भारत का जो भारत मौसम विभाग, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो पृथ्वी मंत्रालय का अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का अंडर है, वो करती है हीट वेव व गर्मी का लहर का अनाउंसमेंट। अभी मैंने पहले ही ये बता दूं, उनके पास हजारों करोड़ों रुपया का इंस्ट्रूमेंट देश भर में है, सुपर कंप्यूटर्स है, सब है, साइंटिस्ट है। लेकिन जो हीट वेव का अलर्ट व हीट वेव का जो चेतावनी जारी करते हैं, वो गलत है। बहुत बहुत साफ शब्द में बोल रहा हूँ, वो गलत है, वो इनएडिक्वेट है, और वो फायदा नहीं पहुंचाते हैं जो मजदूर है, जो लोग काम करने वाले। हीटवेव का जो डेफिनेशन, जो नॉर्म है, वो है भारत के 3 हिस्सा में उन्होंने बांटा। एक तो मैदानी क्षेत्र, एक कोस्टल जो समुद्री तट का एरिया है, कोस्टल एरियाज, और एक हिल्स। हिल्स मतलब छोटे छोटे पहाड़ी नहीं है, जैसे हिमालय का निचली हिस्सा, ये सब। तो इनका जो नॉर्म है, जिसको मानक है, वो है मैदानी क्षेत्र में कम से कम 40 डिग्री होना पड़ेगा, कोस्टल एरिया में 37 डिग्री सेल्सियस होना पड़ेगा, हिल्स में 30 डिग्री। और जो उस एरिया का उस दिन का मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर है पिछले 3 दशक का, उससे कम से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस ऊंचा होगा। और ऐसे कंडीशन 2 दिन तक चलेगा, तब जाके मौसम विभाग का उस केंद्र, मौसम विभाग का देश भर में मौसम अनुमान केंद्र है जो मापते हैं, तब जाके वो बोलेगा इस क्षेत्र में हीटवेव जारी है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नंबर 1, यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उमस का कोई इसके जो निर्धारण करने के लिए कोई रखा ही नहीं है। और मैंने बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब कैसे करना है उसके टाइम। ये जब तक आप तापमान और उमस दोनों को नहीं लेंगे, तब तक हीट का इम्पैक्ट, हीट का जो असर पड़ेगा मानव शरीर पे, वो आप पता नहीं कर सकते। वो दोनों मिलके असर करते हैं। तो पहला तो मौसम विभाग उसको, ह्यूमिडिटी को लेता ही नहीं है अपना हीट वेव अलर्ट जारी करने में। दूसरा, जैसे ही आप कोस्टल एरिया में जाएंगे, कोस्टल एरिया में मौसम विभाग ने कम से कम 37 डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस होना पड़ेगा। 35 डिग्री होगा तो मौसम विभाग जारी नहीं करेगा। लेकिन ये जो हीट एंड ह्यूमिडिटी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसके चलते यदि वेट बल्ब टेम्परेचर यदि 35 डिग्री जाए, तो लोगों को मौत हो सकता है, जो बिना ठंडक, बिना कूलिंग को काम करेगा, फिजिकली काम करेगा। तो नंबर 2 है, ये पूरी कोस्टल एरिया के लिए ये बेकार है। ये मानक को बदलना पड़ेगा, जिसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें मौसम विभाग के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ और ज्यादा चर्चा करना पड़ेगा, उनको प्रेशर डालना पड़ेगा थ्रू बड़ा एडवोकेसी कैंपेन हो, जो मजदूरों का ग्रुप है, यूनियंस है, सबको इसके बारे में जानकारी देके ये कैंपेन बिल्डअप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी का जानकारी सही नहीं है। तीसरा, बहुत सारे शहर में, जैसे ही शहर थोड़ा सा बड़ा होता है, अब दिल्ली मुंबई छोड़ दीजिए, थोड़ा सा छोटा शहर रत्नागिरी बा, ऐसे कराड बा, सोलापुर, कोल्हापुर, जैसे ही शहर बनते हैं, वहां रोड बनते हैं, बहुत बड़ा बिल्डिंग्स बनते हैं, ग्लास, कंक्रीट, स्टील, ब्लैक टॉप रोड। तो इसके चलते प्लस शहर में बहुत सारे वाहन चलते हैं, कुछ कुछ इंडस्ट्री भी होता है, तो शहर के अंदर का तापमान बाहर का तापमान से काफी ज्यादा होता है। इसको अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं, शहरी गर्म टापू इफेक्ट बोलते हैं। मतलब शहर के अंदर
3 से 6 डिग्री सेल्सियस बाहर, जस्ट उसके बाहर से तापमान ज्यादा रहते हैं। और आप देखिए, मौसम विभाग का जो केंद्र होता है, जैसे दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट के पास है, हाँ, अभी अहमदाबाद में, अहमदाबाद एयरपोर्ट का ठीक बाहर है, तो वहाँ बहुत खुला जगह है, वहाँ ग्रीनरी है, वहाँ का तापमान, और मजदूर वर्ग जहाँ काम कर रहे हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, जो निर्माण मजदूर है, जो रिक्शा चालक है, वो जहाँ काम कर रहा है, इन दोनों जगह में तापमान का जमीन आसमान अंतर है। तो ये तीसरी कारण है, जो मौसम विभाग जो जानकारी देते हैं वो बहुत ज्यादा काम की नहीं है। और चौथी कारण है, क्योंकि आप हीट का असर यदि करना है तो और भी 2-3 असर और 2-3 पैरामीटर देखना पड़ता है, जिसमें सीधा सीधा आप धूप में खड़ा है कि शेड में खड़ा है। यदि धूप में खड़ा है तो सूरज का किरण से इंसोलेशन आपको इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे काफी सारी चीज है जो मौसम विभाग ना तो अपना जानकारी में लेता है, ना उनके पास आज के दिन में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सही ढंग का, जिसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलर डेटा, बहुत छोटे छोटे जायगा लेके, जैसे कुछ यूरोपियन देशों में है, अपने हर 1-2 किलोमीटर में आपको स्टेशन मिलेगा। भारत में वो है नहीं। इवन जो दिल्ली, दिल्ली जैसे सबसे टेकन केयर ऑफ शहर है, जिसके ऊपर ध्यान सबसे ज्यादा है, वो वायु प्रदूषण हो, हीट वेव हो, फ्लडिंग हो, दिल्ली में भी बहुत ही कम वेदर स्टेशन है जो इस ढंग का जानकारी देते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौसम विभाग के पास नहीं है, तो जानकारी देगा कहां से? दूसरा, जैसे मैंने बोला, वो जिस आधार पर जानकारी देते हैं वो गलत है, क्योंकि वो सिर्फ एयर टेम्परेचर, 2 मीटर ऊपर हवा का तापमान मापते हैं, जिसको 2 मीटर एयर टेम्परेचर बोलते हैं, उससे जानकारी देते हैं। लेकिन जो काम कर रहा है वो जमीन पे भी बैठा है। एक निर्माण मजदूर कहीं साइट में काम कर रहा है, वहां लाल बड़े कंक्रीट का फ्लोर हो सकते हैं, पत्थर का हो सकता है, और कुछ हो सकते हैं, तो सरफेस टेम्परेचर का एक असर पड़ते हैं। तो इस ढंग का जो अलग अलग जगह में माइक्रो क्लाइमेट, एक शहर में हो, एक गांव में हो, और गांव में तो मौसम विभाग का स्टेशन है ही नहीं। किसी गांव का एरिया मानिए सैंडी है व पथरीला है, वहां टेम्परेचर 49-50 डिग्री भी हो जाए, मौसम विभाग के पास कोई जानकारी नहीं होगा। सैटेलाइट से ये जानकारी आज के दिन में लिया जा सकता था, लिया जा सकता है, लेकिन मौसम विभाग इस ढंग का ग्रैन्युलर जानकारी नहीं लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस ढंग का जानकारी जो सरकारी संस्था व बाकी रिसर्च संस्था कहीं कहीं ले भी रहा है, मौसम विभाग का जान मैंने अलर्ट में, चेतावनी जारी करने में और उनका बिल्डअप करने में, प्रिपरेशन के लिए ये सारी जानकारी को इकट्ठा नहीं किया जा रहा है। इनको कोई एक्सपर्ट नहीं है ऐसे जानकारी इकट्ठा करें। इसीलिए ये जो 5 फैक्टर बोला, ये 5 कारणों से भारतीय मौसम विभाग का जो जानकारी है वो बहुत अधूरा है। और लास्ट पॉइंट ये है, ये काफी बेकार का जानकारी होते हुए भी जो उन्होंने एडवाइजरी, जो उपदेश जारी करते हैं, आप जानते हैं, जैसे ही हीटवेव का ये गलत नॉर्म के आधार पर भी जब हीटवेव बोला जाएगा, तब मौसम विभाग क्या करते हैं, सरकार एक एडवाइजरी जारी करे, एक उपदेश, जो उपदेश देते हैं वो भी गलत है। क्योंकि उसमें बोला जाता है, आप जैसे अरविंद ने एक्सप्लेन किया कि आप बाहर मत जाओ, तो अभी एक मजदूर है, 4 दिन हीटवेव चलेगा, बाहर मत जाओ, एक बिल्कुल ही इनफेक्टिव है। दूसरा, बोला जाता है काफी पानी पियो। अभी पानी का, आप मान लीजिए पानी का इंतजाम है भी हर वर्क साइट में, जहां मजदूर काम कर रहा है, जहां स्ट्रीट वेंडर चल रहा है, जहां रिक्शा पुलर चल रहा है, मानिए पानी का इंतजाम है भी, जो बहुत जगह में नहीं है। लेकिन जब गर्मी, मतलब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों बढ़ेगा, तब पानी पीने से आपको बॉडी अपने आप को ठंडा नहीं कर पाए। क्योंकि जैसे मैंने बोला, ठंडा करने का जो तरीका है, बॉडी का अंदर का हीट, जब हम काम करते हैं, बॉडी का अंदर का हीट जो मसल में होता है उसको बाहर लाते हैं खून, और खून को चलाते हैं हार्ट। तो ये हार्ट आके स्किन में लाएगा, स्किन के ऊपर जो मॉइस्चर है, पानी है, वो इवापोरेट करेगा, वो जाके ठंडा करेगा, तब वो खून ठंडा होके फिर अंदर जाएगा। लेकिन यदि मॉइस्चर बाहर में बहुत ज्यादा है तो ये ठंडक नहीं होगा। तब जो होता है, तब हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि हमारा जो यहाँ जो हाइपोथैलेमस है ऑर्गन, वो कंट्रोल करते हैं, वो देखता है जो बॉडी ठंडा नहीं हो रहा है, कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको ऑर्गन फेलियर का चांस है, तो हुक्म देते हैं भाई और हार्ट पंप करो, और पंप करो खून। तो इसके चलते हार्ट फेलियर, गर्मी का चलते हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, ये बहुत कॉमन है। क्योंकि किडनी, पानी का जो लिक्विड का जो फ्लूइड का सर्कुलेशन के लिए किडनी इंपॉर्टेंट है।
तो ये पूरी जो सिस्टम है मौसम विभाग का, हीट वेव का जानकारी देना, जिस आधार पर दे रहे हैं, जिस ग्रैनुलर डेटा चाहिए उसको नहीं रहे हैं, जहां लोग काम कर रहे हैं वो नहीं है, और साथ साथ जो आप एडवाइस दे रहे हो वो भी आप गलत है। तो मेरा लगता है हमें लार्जर स्केल में एंगेज करना पड़ेगा और ये पूरी सिस्टम को ओवरऑल करने का जरूरत है। अरविंद जी, आपको कुछ जोड़ना है ये परिभाषा और अनुभव के बीच में जो दरार है उसके बारे में? बिल्कुल, सौम्यता ने जो बोला बिल्कुल सटीक सही। बस मैं उसमें जोड़ते हुए ये थोड़े उदाहरण के साथ, एक्चुअली हमारे महेंद्र यादव करके जो साथी हैं, उन्होंने जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से आया है वो यहाँ पे डाला है। तो उसमें आप बस दो तीन चीजें देखिए। वो यही बोल रहा है कि सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक आप बाहर ना निकलें, विशेषकर खुले स्थानों में। और ये भी बोल रहा है कि और ये भी कि खिड़की दरवाजे खुले रखें, मोबाइल का उपयोग कम करें, और ये सब। और आखिर में ये भी बोला है कि गैस से चलने वाली वस्तुएं। अब देखिए, मुझे क्या लगता है ना कि इसको मजाक बना के रखा है। अब मुझे एक चीज बताइए, मैं गिग वर्कर हूँ, प्लेटफॉर्म वर्कर हूँ, मेरा आधा काम मोबाइल पे चलता है, आधी दुनिया फोन लेके चलती है। ठीक है, उनका इंटेंशन क्या है मुझे पता नहीं, पर ये किसी वर्कर के काम नहीं आएगा। मैं अगर स्ट्रीट वेंडर हूँ, स्ट्रीट वेंडिंग पे काम कर रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन बांधकाम मजदूर या कामगार हूँ, मैं मेरे लिए कैसे काम करेगा? वो छोड़िए आप। इन एडवाइजरीज और इन गाइडलाइंस या ये जो उसमें परिभाषा में दिक्कत ये भी है कि जैसे सौम्यता ने बोला, ये लोकलाइज डेटा तो देखता ही नहीं है कि मतलब मैं अगर दिल्ली में हूँ और दिल्ली की अगर बात करें, तो दिल्ली का नई दिल्ली इलाका जो जिसमें जिसमें ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो लगता है कि हरियाली है, पेड़ है, तो कहीं छांव तो आपको मिलेगी। पर ऐसे भी इलाके हैं जहां पर आपको पेड़ का नामो निशान नहीं है, जहां पर शेड का या छांव का नामो निशान नहीं है, जहां पर बिल्डिंग एक से एक सटी हुई है, सटा सटा के बनाई हुई है। वहां से कहाँ वेंटिलेशन आपको मिलेगा? वहां पर कहाँ हवा चलेगी? तो लोकलाइज डेटा तो नहीं, लेकिन अगर एक और लेवल पे जाएं तो क्या हो रहा है कि बहुत जगह बस्तियों में मान लो या लो इनकम कॉलोनी में मान लो, छत का मटेरियल अलग है। तो बाहर अगर तापमान जो 45 है, तो शायद घर के अंदर तापमान तो ऑलरेडी 50 क्रॉस कर चुका होगा, है ना? तो ये जो गाइडलाइन कभी कभी और घर के अंदर काम करने वाले वर्कर जो हैं, जिनकी तादाद बहुत बड़ी है, जैसे कि बुनकर, जरी, जिनको हम होम बेस्ड वर्कर बोलते हैं, या डोमेस्टिक वर्कर जो है घर के अंदर काम करते हैं, वहां पर तापमान ऑलरेडी, कहते हैं ना कि गाइडलाइन जो गलत है उसकी भी उस लिमिट को पहले ही क्रॉस कर चुका होगा। तो वो वाले कंडीशन को भी हम नहीं देखते हैं, और आउटडोर इंडोर वर्कर के चक्कर में रह जाते हैं। और बहुत ज्यादा फोकस, मैं ये नहीं कह रहा फोकस आउटडोर पे होना चाहिए, लेकिन उतना ही फोकस और अटेंशन इंडोर में होना चाहिए था। एक और मैं दादा के साथ ये जोड़ना चाह रहा था, शायद उनका पर्सपेक्टिव भी जाना चाहूंगा कि एक नाइट टाइम टेम्परेचर वाला डिबेट भी बहुत चल रहा है। तो तो सौम्यदा ने जैसे बोला कि देखिए, अभी जो टेम्परेचर का फोकस है वो मैक्सिमम के ऊपर, और वो कितना वेरी कर रहा है। हमारी मांग बहुत टाइम से दादा मतलब स्टार्टिंग में जब मैं सीखा इस चीज के बारे में, तो वेट बल्ब का पूरा पर्सपेक्टिव आया। अब तो दिक्कत ये भी है कि बॉडी को कूल करने का रात को एक सहूलियत मिलती थी कि रात का टेम्परेचर कम हो जाता था। पर बहुत सॉलिड एविडेंस और रिसर्च अब सामने आया है कि खासकर शहरी क्षेत्र में, कि रात का टेम्परेचर डाउन ही नहीं होता तो आपका शरीर रिकवर ही नहीं कर पाता। उससे क्या होता है कि मेहनत करो, आप घर में आओ, लेटो, अगर वर्कर है या कोई भी है, तो रात को आपका टेम्परेचर रिकवर नहीं करता, तो अगले दिन फिर से एक्सपोजर आपका होगा। तो जो सौम्यदा ने बोला कि रिकवरी का कोई स्कोप नहीं, फेटलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो बहुत जगह ये भी डिमांड चल रहा है कि आपको इस पूरे फैक्टर के अंदर नाइट टाइम टेम्परेचर, जो बहुत लोकल सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, उसको भी आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। और आईएमडी की तरफ से देखिए, जो मुझे लगता है ना कि उनका काम, उनको लगता है कि हम नेशनल लेवल पे या बड़े स्केल पे हम एडवाइजरीज निकाल दें और छोड़ दें, लेकिन स्पेसिफिक पॉपुलेशन ग्रुप के लिए वो निकालते ही नहीं है। तो बहुत लोग, हमारे साथी लोग हैं जो कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया है कि मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, पर उनके प्रोसेस में कमी दिखा रहा हूँ। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सब इसको इनिशिएट किया है, वो भी एक बहुत छोटे तबके के लिए। पर मैं कह रहा हूँ कि जहां आपका 60 करोड़ का वर्कर आबादी है,
आप आप क्यों नहीं सोच सकते हैं कि सबका इम्पैक्ट अलग है, सबका मुद्दा अलग है, इनका काम करने का तरीका अलग है, तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एक ब्लैंकेट डिटेल में कुछ निकाल दें अखबार में, या जनरली हमको जो अपडेट मिलता है, ऐसे काम नहीं चलेगा आगे जाते हुए, क्योंकि सब पे इम्पैक्ट अलग, असर अलग। तो थोड़ा वो बदलाव, थोड़ा बदलाव नहीं, बहुत बदलाव करने की जरूरत है, जैसे सौम्यता ने कहा। ये दो तीन पॉइंट थे, अगर इसमें कुछ छूटा है तो ऑब्वियसली सौम्यता इसमें ऐड कर। इसमें राजेश जी मैं जस्ट एक चीज ऐड कर दूं जो अरविंद ने हाईलाइट किया। एम आई ऑडिबल? यस यस, नाइट ओके। टेम्परेचर्स ना। जो हाँ, एक दो चीज, एक नाइट टेम्परेचर, दूसरा यह है इंडोर वर्कर्स, जिसमें डोमेस्टिक वर्कर्स भी है, हाउस वाइफ्स भी है, डोमेस्टिक वर्कर्स भी है। और डोमेस्टिक वर्क में साथ में महिलाओं के साथ बच्चे बहुत रहते हैं। तो पहले सोचा जाता था, जैसे आप सरकारी गाइडलाइन में देखेंगे ना, बाहर मत जाओ, आप कहीं भी देखिए बाहर मत जाओ, मतलब घर के अंदर अब सब ठीक है, वो नहीं है। क्योंकि पर्टिकुलरली किचन व उसके आसपास, किचन में अलग से हीट सोर्स होता है, किचन में पानी गर्म किया जाता है। तो मतलब जब पानी गर्म करेंगे तब उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस हवा में काफी ज्यादा हो, और साथ में आपको हीट सोर्स है, गैस जल रहा है, बा इलेक्ट्रिक कुकर चल रहा है, बा और कुछ चल रहा है, बा चूल्हा जल रहा है। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन लोकली, और बहुत कम किचन ऐसे मिलेगा जो बहुत जबरदस्त वेंटिलेशन है, एकदम सब निकल दे रहा है, ये बहुत कम मिलेगा। मैंने पर्टिकुलरली जो लोअर कास्ट एरियाज है, जो झुग्गी झुग्गी तो छोड़ ही दीजिए, बहुत सारे घरों में नहीं मिलता है, बंद रहता है। तो ये कंडीशन में जो डोमेस्टिक वर्कर्स, उनका किचन वर्क भी एक जानलेवा खतरा बन सकते हैं। साथ में जो हाउसवाइफ्स जो अपने आप ही करते हैं, मानिए वर्कर नहीं है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। और जो नाइट टाइम टेम्परेचर का बात हो रहा है, ये इमीडिएटली अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आप बाहर में 45 से अंदर घर में गए, घर में मानिए आपको 38 भी, लेकिन आपको कोर बॉडी टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं, वो जब तक 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आएगा, आपको बॉडी रिकवर नहीं करेगी। मतलब उसमें 40 बाहर 45 अंदर 40 होने से आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। तो कोर बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए आपको रूम का टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कम करना पड़ेगा। एक तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, दूसरा ह्यूमिडिटी, उसका अलग असर मेथड है, बहुत आसान मेथड है, लेकिन ये दोनों कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगा तो आपको बॉडी से इवापोरेशन होकर बॉडी भी थोड़ा कूल करे। इसलिए रात में बाहर सो जाए, हवा चले, ये हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम जो हो रहा है, इवन कोस्टल एरिया में, जो दिन और रात का टेम्परेचर डिफरेंस पानी और लैंड का, जो हवा चलती थी वो हवा कम होते जा रहा है, और ये डॉक्यूमेंटेड है। और ये कम होते जा रहा है क्योंकि समंदर का टेम्परेचर काफी बढ़ रहा है। तो ये मल्टीपल माने इतना दिशा से आ रहा है, जिसको भारत का मौसम विभाग, पृथ्वी विभाग मंत्रालय, व भारतीय जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, किसी ने इसको कोई ना जानकारी सही रख रहा है, ना इसके साथ उनको कोई ताल्लुक है। तो ये बहुत भयानक स्थिति है। और आने वाले दिनों में आप जितना भी साइंटिफिक स्टडी देखें, आने वाले 5-10 सालों में भयंकर खराब स्थिति पहुंचेगी। जी, एक्चुअली अगला सवाल का कुछ हद तक आप लोगों ने जवाब दिया है, फिर भी कुछ डिटेल में जाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे साथ तो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़े हैं और अलग अलग तबकों के साथ काम करने वाले एक्टिविस्ट लोग भी हैं। इसलिए हम अब तक इस बारे में क्या जानते हैं कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों के विभिन्न वर्गों द्वारा गर्मी के लहर का अनुभव अलग अलग तरीके से कैसे किया जाता है। उदाहरण के लिए असंगठित शहरी श्रमिक, रेडी पटरी वाले, घरेलू कामगार किस प्रकार प्रभावित होते हैं। शहरी अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले लोग, विशेषकर देखभाल की जिम्मेदारियां उठाने वाले महिलाएं कैसे प्रभावित होती हैं। हम तटीय क्षेत्रों में गर्मी की लहर के प्रभावों के बारे में क्या जानते हैं। मछुआरे कैसे प्रभावित होते हैं। ग्रामीण खेतीहर मजदूर कैसे प्रभावित होते हैं। थोड़ा इन इन तबकों के बारे में, इन असरों के बारे में डिटेल में हमें उतरना है। तो अरविंद, अगर आप कुछ कुछ इसमें रोशनी डाल सकते हैं पहले। जी राजेश जी, जो तो इसमें देखिए ना कि मैंने बोला कि वर्कर्स में, मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ इसमें। हम ये कि
देखो, जो जान का नुकसान हो रहा है वो हम सब जानते हैं कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। वो भी शायद एक बार टेबल पे रखने की जरूरत है। ये जो मानते हैं कि अच्छा गाइडलाइन ढंग से नहीं हुए या आईएमडी अपना काम नहीं कर रहा, उसका नुकसान देखिए क्या है। सिर्फ दोहराने के लिए जो सौम्यता ने बात रखी, वो ये कि अगर 2024 में इंडिया में रिपोर्टेड हीट वेव का डेथ या मौत जो हुई वो कितना, वो बोलते हैं 450 या 600, या पिछले साल का आंकड़ा भी कुछ 600 बोला था इन्होंने, रिकॉर्डेड हीट वेव डेथ की। है ना, ये तब की हालत है जब सारी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज अपने लेवल पे कोशिश करें कि डेथ को कम करें और रोकें। अब डेथ को वो कम कर रहे हैं ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, बट डेफिनेटली उसके काउंट को, उसके आंकड़े को वो कम करने में शायद सक्षम रहे हैं। क्योंकि सेम कंपैरिजन हम यूरोप जैसे पूरे प्रदेश या पूरे कॉन्टिनेंट के साथ करेंगे, तो वहां पर आंकड़ा 40,000, 50,000, 60,000 का शायद कुछ आंकड़ा निकला था। तो आप सोचें कि यूरोप जैसा कॉन्टिनेंट है, अगर वो हमसे 3 गुना छोटा है या उससे भी ज्यादा छोटा, वहां पर अगर 60,000 लोग मर रहे हैं और हमारे देश में 600 का रिकॉर्ड है, 600 का काउंटिंग ऑफिशियल है, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कितने लोगों की जान जा रही है और वाकई में क्या हो रहा है और रिपोर्टिंग क्या हो रही है। तो वो चीज भी मैं सामने रखना चाह रहा था। पर इसमें ये भी कि हम एक चीज जो वर्कर साथी संगठन कर रहे हैं या अभी हमारा बोलना ये है कि देखिए कि जान का तो नुकसान हो ही रहा है, पर मुझे एक चीज बताएं कि जो वर्कर अभी काम नहीं कर पा रहा है किसी कारणवशात, गर्मी के कारण, कि वो बीमार पड़ गए, कि उनकी ताकत नहीं है, तो वो काम नहीं कर पा रहा है, तो हर दिन का उसका जो काम का नुकसान हो रहा है, कोई भी वर्कर हो, तो वो उसके लिए जान जाने के बराबर ही है ऑलमोस्ट। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने स्टडी किया है, खासकर इस चीज को लेके कि हीट वेव के कारण नुकसान कितना और वो कितना, और भी बहुत सारे स्टडी है। एक रीसेंट स्टडी जिसका मैं हिस्सा खुद रहा हूँ स्ट्रीट वेंडर के हवाले से, उसके फाइंडिंग आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। स्ट्रीट वेंडर है जिसमें 96% लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा काम का, ये पिछले साल का स्टडी है, इसका मेथोडोलॉजी और मैं लिंक में भी डालता हूँ। 96% लोग बोलते हैं कि कस्टमर का आना कम हो जाता है। 90% ये बोलते हैं कि हमारा जो वर्किंग आवर है, जो काम करने का घंटा है स्ट्रीट वेंडर का, जो काफी बड़ा होता है, उसमें बहुत कमी हो जाती है। वो 90% लोग बोल रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर के खासकर साथ में दूसरा मसला कि उनका जो सामान रखा होता है, चाहे वो भाजी, अलग अलग किस्म का भाजी और खाने का पदार्थ जो भी, उसमें ये कि लगभग 75% बोल रहा है कि सामान का भी नुकसान होता है ना। और ये सब स्ट्रीट वेंडर ऐसे हैं, मान के चलिए आप, जो कम, अब छोटे शहरों में शायद कम नंबर होता है क्योंकि हमने दिल्ली में किया था, तो लगभग ये 10,000 रुपए सब कमा रहे हैं महीने में, इनका ऐसे काम चल रहा है। छोटे शहरों में आंकड़ा बहुत कम हो सकता है। अब इसमें अगर आप हीट वेव का प्रभाव डालें, इनकी 2-3 दिन का काम का रोजगार चला जाए, कस्टमर कम हो रहा है, सामान का नुकसान हो रहा है, आप समझें कि हीट वेव सिर्फ जान जा रही है, वो सच्चाई है जो हमारे सामने नहीं आ रही, आंकड़ों को दबाया जा रहा है, लेकिन हर दिन लोगों का इतना बड़ा रोजगार का नुकसान हो रहा है। जो यहाँ पर सुभाष ताई यहाँ पर मेंशन कर रही है, सुभाष जी, कि हर दिन लोगों का नुकसान हो रहा है। चैट पे मैं देख रहा था, हर दिन लोगों का नुकसान हो रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं, इसका कोई किताब, मतलब कोई इसका लिखा जोखा नहीं। तो सरकार के लिए बड़ा आसान है बोलना कि आप बाहर ना जाएं, आप उसको छोड़ दें, ये बिल्कुल गलत है। और इस पूरे सिस्टम में वर्कर बिल्कुल बाहर है। तो कोई भी अगर आप हीट एक्शन प्लान, जो अभी का रेस्पॉन्स है हीट वेव्स को लेकर, हीट एक्शन प्लान में आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से बिल्कुल ऐसे चेक करके देखना पड़ेगा कि भाई वर्कर का मेंशन कहां तक है। वो भी आपको 1 या 2 लाइन में मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और मेंशन में भी आपको ये मिलेगा कि अर्बन पुअर, शहरी गरीब, मैं अर्बन की बात कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मेरी समझ ज्यादा उसमें है, शहरी गरीब या वल्नरेबल पॉपुलेशन, ऐसे करके जनरल करके लिखा हुआ है। तो जो अलग अलग वर्कर का अलग अलग समस्या है वो इसमें नहीं आता। इसमें मेरा लास्ट पॉइंट ये था कि आप मुझे बताएं, इसी सर्वे का हिस्सा था जिसमें हमने ये चेक किया था कि स्ट्रीट वेंडर को पानी कितना मिलता है। क्योंकि अब हीट वेव है, हीट वेव का प्रोटेक्शन करना होता है, स्ट्रीट वेंडर को अपना सामान बचाना होता है, अपना खाना बनाना होता है, अगर कुछ बनाने वाला काम करते हैं वो। तो
तो मैं कह रहा हूं कि हमने 17 मार्केट का स्टडी किया था, तो 17 मार्केट में जीरो जगह पे पानी पहुंचता है। अब मुझे बताएं कि हीट वेव का प्रोटेक्शन स्ट्रीट वेंडर कैसे करेगा जब आप उसको पानी तक नहीं पहुंचा रहे हैं। और ऐसे भी केस निकले जो हर दिन 300 रुपए देते हैं, 300 रुपए पानी का देते हैं, ताकि उनको बनाने का, प्लेट धोने का, खाना बनाने वाले वेंडर थे, 300 रुपए वो अपना खर्च करते हैं, महीने में 9,000 या उससे ज्यादा। मैं जब दिल्ली में था तो मैं 0 रुपए देता था, क्योंकि मेरी खपत नहीं होती थी और उस टाइम पे पानी का सब्सिडी होता था। तो ये इस दौरान जब उनका रोजगार सबसे ज्यादा प्रभावित, उनको हम बिजली पानी तक नहीं दे पा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने आप को ठंडा रखें, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई मजाक शायद हो नहीं सकता। तो आंकड़ों को तो हम दबा ही रहे हैं, लेकिन पूरे हमारे एक मजदूर वर्ग, जो मेहनत करने वाला वर्ग है, अपना रोजी रोटी बना के आत्मनिर्भर भारत को चला रहा है, उसको हम पानी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो फिर हम हीट वेव कैसे डील करेंगे? तो मैं बस थोड़े आंकड़े के साथ ये रखना चाह रहा था कि वर्कर को इसका केंद्र बनाने की जरूरत है। रोजगार नहीं चलेगा तो दिन भी नहीं चलेगा, उनका पेट नहीं भरेगा तो काम कैसे करना है। तो ये मैं थोड़े पॉइंट्स आपके सामने रख रहा था, ओके। बाकी सौम्यदा ऐड करेंगे। सौम्यदा, थोड़ा ग्रामीण हाँ, इलाके के बारे में क्या अभी तक राइट। का नॉलेज है? खासकर किसान, खेत मजदूर, वन निवासी, मछुआरे, इस पर ठीक है, कुछ मैं रोशनी डालिए। हाँ, इसके ऊपर, क्योंकि शहर क्षेत्र में हम लोगों ने काफी स्ट्रीट वेंडर हो, निर्माण मजदूर हो, हाँ, इन लोगों से काम किया। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो दो सबसे बड़ा इनको असर पड़ता है, जो, और शहर में तब भी एनजीओ हो, कोई ग्रुप जाके स्टडी करे, उनका नजर थोड़ा पड़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे देखिए मछुआरे, आपने मछुआरे की बात किया, अभी मछुआरे सिर्फ, मछुआरे का मतलब है वो गर्मी के टाइम, ऑफ कोर्स समुद्री मछुआरे बहुत बार रात में भी जाते हैं, लेकिन जहां जा रहा है वहां ह्यूमिडिटी 90% से ऊपर, क्योंकि मानिए कोस्टल कोस्टल एरिया में जो मछुआरे जा रहा है समुद्र के ऊपर, सरफेस के ऊपर, वहां ह्यूमिडिटी 85-90% बरकरार है। साथ में रात में, क्योंकि समुद्र का जो पानी का हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी लैंड से ज्यादा है, तो ज्यादा समुद्र ज्यादा गर्म रहता है लैंड से, रात में भी। हाँ, दिन में थोड़ा स्लोली गर्म होता है, रात में ज्यादा गर्म रहता है लैंड से, बस लैंड कूल्स डाउन। तो इसके चलते उनके ऊपर जो हीट इंडेक्स, जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को जो असर है, ये काफी पड़ते हैं। साथ में इनका जो मार पड़ता है, जैसे ये ग्रामीण मनरेगा मजदूर हो, ग्रामीण खेतों में काम करने वाले खेत मजदूर हो, हाँ, मछुआरे हो, इनका तीसरी जो असर पड़ते हैं वो है सीधा सीधा सूरज का किरण उनके ऊपर पड़ रहा है, जिसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। हाँ, जो कोई भी आईएमडी, मौसम विभाग का कहीं भी, मौसम विभाग अपना इंसोलेशन मापते हैं, अपना स्टेशन में मापते हैं, लेकिन एक वर्कर के ऊपर एक तो तापमान का असर पड़ा, एक ह्यूमिडिटी का असर पड़ा, द बॉडी गर्म हो रहा है, ठंडा नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर ऊपर से एक एक्स्ट्रा रेडिएशन, आप उनको गर्म कर, पूरा उनका बॉडी को गर्म कर रहा है, चारों तरफ को गर्म कर। तो ये जो असर पड़ता है, इसके चलते उनके ऊपर फिजिकल स्ट्रेस, जो मैंने उनका जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स जो है, इसके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा पड़ते हैं। और मुश्किल ये है शहर में, जैसे मैंने बोला, कोई जाके एनजीओ ने स्टडी भी किया, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ। गांव में मछुआरे के साथ समुद्र में जाके कौन स्टडी कर, मनरेगा मजदूर के साथ जाके कौन स्टडी कर? तो ये जो इनके ऊपर असर, इससे शहरी मजदूर से कम नहीं है, कुछ कुछ क्षेत्र में ज्यादा है, लेकिन इनके जो असर है ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है। यहाँ और भी ज्यादा जो फैसिलिटीज मिलना है शहर में, मानिए आज हालत बहुत खराब है शहर में भी, लेकिन शहर में मानिए एक मार्केट एरिया है जहाँ बहुत सारे वेंडर है, आप वहाँ कंपेरेटिवली आसानी से एक अरेंजमेंट कर सकते हैं, वहाँ का मॉनिटरिंग, वहाँ का अरेंजमेंट कर सकते हैं यदि कोई एफर्ट ले। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, कोस्टल एरियाज में, आपको इसको कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा। और दूसरा एक ये, इसलिए मैंने मछुआरे और खेत मजदूर की बात कर रहा हूँ, उसमें जो खेत मजदूर जमीन में काम कर रहा है, मनरेगा में भी बहुत बार पानी का, बॉडी का आसपास काम कर, जमीन से गर्मी में पानी का इवापोरेशन हो रहा है, जो इवापो ट्रांसपिरेशन है, मतलब एक जमीन से मॉइस्चर निकल रहा है,
दूसरा जो पेड़ पौधा है वो भी मॉइस्चर निकल रहा है, क्योंकि जब ड्राई और ये आता है तो वो मॉइस्चर, जिसको इवापोरेशन और ट्रांसमिरेशन दोनों मिलके, मैं इसको हिंदी शब्द मेरा एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन पेड़ पौधा भी मॉइस्चर माने नमी पैदा करते हैं, जमीन से भी नमी बाहर होता है। तो ये दोनों में नमी ज्यादा उस हवा में जमा हो जाता है। साथ में आपको हाई टेम्परेचर है, साथ में आपको सीधा सूरज का किरण वहां पड़ रहा है, बहुत कम जगह में शेड मिलेगा। एक थोड़ा सा फायदा मिलता है जो किसान बाप, जो मजदूर, खेत मजदूर जो है, जो खेती में काम कर रहे हैं, जो कभी कभी कुछ एरिया में एक शेड मिल जाता है जहां टेम्पोररी रेस्ट का एक अरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन काम का जो आजकल कंडीशन है, आप यदि ज्यादा टाइम रेस्ट ले लेंगे तो आप तो मनरेगा मजदूर है, आप किसी का ठेकेदार के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको फिर बोलेंगे कामचोर पैसा नहीं देंगे, ये भी होगा। तो ये जो स्थिति ग्रामांचल में पैदा हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है। और यदि आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता था, जो मैं फिर से रूरल एरिया में, ग्रामीण अंचल में जो हवा चलते हैं वो एक बड़ा रिलीफ है। यदि आपको हवा तेजी से चले तो आपको हीट स्ट्रेस से, हीट वेव एक गलत शब्द है एक्चुअली। हीट वेव हम लोग, क्योंकि सरकार भी इसको ही बोलते हैं, कोई हीट का लहर नहीं चलती, हीट बढ़ते हैं, ह्यूमिडिटी एंड हीट में बढ़ते से आपको हीट स्ट्रेस बढ़ते हैं। और इसके चलते, जैसे अरविंद ने भी बोला, खराब, हम लोगों ने भी हॉकर्स के साथ काम करके देखा, जो बहुत बड़ा कंप्लेन है, खाना खराब हो जा रहा है। सिमिलरली आप ये जो हीट और ड्राई और ये पीरियड जब आते हैं, जब आप खेती में जाते हैं, खेती में मॉइस्चर का बहुत बड़ा लॉस हो, मैंने आपको मॉइस्चर छोड़ रहा है तो मतलब खेती का मॉइस्चर लॉस हो। इसके चलते खेती का जो प्रोडक्टिविटी वो बहुत ज्यादा लॉस होता है। और पांचवा जो असर दिखने को मिल रहा है वो सीधा अपना हेल्थ पे नहीं, लेकिन पिछले 100 साल में भारत का जो आसपास का समुद्र, जो बंगाल का खाड़ी, अरब सागर, थोड़ा सा पहले बंगाल का खाड़ी में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा था, पिछले 20-22 सालों में अरब सागर में टेम्परेचर ज्यादा तेजी से बढ़ा। इसके चलते बहुत मछली, जो आप एक लोग शायद जानते होंगे, जो मछली 3 चीजों पे बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि आपने मछुआरे के बात किया तो उनको आजीविका के ऊपर हीट का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। एक तो पानी का तापमान, टेम्परेचर, दूसरा पानी का पीएच जो कितना एसिडिक है, और तीसरा पानी में कितना ऑक्सीजन। ये सिर्फ मछली नहीं, सारे जो प्राण है, जीवन जो है समुद्र में, कोस्टल एरियाज में, ये 3 चीजों के ऊपर बहुत इंटीमेटली निर्भर करते हैं और बहुत सेंसिटिव। तो गर्मी जब बढ़ रहा है, आपको पानी का टेम्परेचर बढ़ा, मछली नॉर्थ में भाग रहा है, उत्तर में भाग रहा है, आपको गर्मी बढ़ने से पानी से जो घुला हुआ ऑक्सीजन वो निकल रहा है, मतलब पानी में अवेलेबल ऑक्सीजन, जिसको डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, वो कम हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड इतना, जो ग्रीन हाउस गैस है इतना है, पानी उसको सोख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसमें पानी का एसिडिटी बढ़ रहा है। पिछले 100 सालों में पूरी समुद्र में एसिडिटी 40% बढ़ा है, पूरी समुद्र का एसिडिटी 40% बढ़ा है 130-40 सालों में, जो हम जब से ये बढ़ते जा रहा है। तो ये तीनों का चक्कर में, जैसे आजीविका, मछली का भी हालत बुरा हो रहा है, बहुत सारे जगह में इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मछली कम हो रहा है। और जेलीफिश जैसे जिस जो मछली नहीं है, जेलीफिश जो इकोनॉमिक यूज नहीं है, वो बढ़ रहा है। और ये दुनिया में देखा गया, जहां भी पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा एक मात्रा से ऊपर, वहां फिश के बदले जेलीफिश का पॉपुलेशन बढ़ता है। तो जेलीफिश तो आपको बेच के हम लोग कुछ पैसा नहीं कमा सकते हैं, मैं कुछ जेलीफिश पकड़ भी लूं। और छठा जो असर बहुत तेजी से बढ़ा है वो है साइक्लोन्स, जो मछुआरे के लिए बहुत बड़ा एक आजीविका का और जीवन का जो एक खतरा बन चुका है। साइक्लोन्स ज्यादातर अरब सागर में इतना तेजी से बढ़ा है, इनफैक्ट अरब सागर में पिछले 22 साल का हिसाब है, नंबर ऑफ साइक्लोन, कितने साइक्लोन प्रति साल आएगा, उसमें 90% बढ़ोतरी हुआ, 82 to 90% जो हिसाब है। और ये होने वाला, मैं एक बात नहीं कर, जो ऑलरेडी हो चुका है, जो भारतीय मौसम विभाग का अपना आंकड़ा के आधार पर है। तो इसके चलते आप जानते हैं, जो हर बार जब एक साइक्लोन वार्निंग आते हैं, और ऐसे जरूरी नहीं है हर साइक्लोन का लैंडफॉल हो, मतलब जमीन पे आएगा ही आएगा, ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन साइक्लोन बढ़ गया, लैंडफॉल हो सकता है, मतलब साइक्लोन वार्निंग आएगा, जैसे हीट वेव वार्निंग आएगा, हीट बढ़ चुका है।
तो उसके चलते 4 दिन 5 दिन मछुआरे समुद्र में मत जाओ। साल में 5 बार आ गया, अब 25 दिन आपको आजीविका गया। और समुद्री मछुआरे का आजीविका, उनका काम करने का दिन 365 नहीं होता है, 185-90 होता है, क्योंकि बाकी ब्रीडिंग सीजन बैन है, मानसून का सीजन में नहीं, कभी कभी नहीं जा सकते हैं। तो ये जो मल्टीपल इम्पैक्ट हो रहा है, ये सिर्फ हेल्थ का नहीं, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, आजीविका, जीवन खतरा, ये सब का होना है। तो और भी मैंने इसको बहुत सारे खतरा है जो मैंने बाकी नहीं बोला, क्योंकि कोस्टल इरोशन इसके चलते बढ़ रहा है, क्योंकि वेव एनर्जी बढ़ चुका है, उसके चलते कोस्टल इरोशन बढ़ रहा है। तो जहां मछुआरे अपना घर बनाते थे, उस पूरी एरिया में एक के बाद एक इरोशन एरियाज बढ़ रहा है। भारत में करीब बहुत हो रहा है ये इरोशन एंड एक्रीशन, लेकिन इरोशन होने का जायगा बहुत बड़ा है। तो ये एक के बाद एक जो असर आ रहा है, जो मैंने ज्यादातर ध्यान इस बार दिया जो मछुआरे और खेती में काम करने वाले व ग्रामीण एरिया में काम करने वाले, और इनके ऊपर ध्यान बिल्कुल ही नहीं। शहर में तब भी थोड़ा बहुत ध्यान है, यहाँ तो ध्यान बिल्कुल ही नहीं। और यहाँ कितना लोग मर रहा है, कितनी नुकसान हो रहा है, मैं जस्ट एक पॉइंट बोल के खत्म करूंगा। अब 2022 को याद कीजिए, हाँ, लगभग और थोड़ा सा पीछे 2022 का फरवरी में सारे लोग जानते थे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी भी बोले थे कि इस बार बम्पर व्हीट हार्वेस्ट हो, मैंने गेहूं का हार्वेस्ट इस बार एकदम ताबड़तोड़ गेहूं बने, क्योंकि इतना अच्छा बन रहा। मार्च और अप्रैल में 3 हीट वेव आया, 3 हीट वेव के चलते गेहूं का प्रोडक्शन क्रैश किया, एकदम क्रैश किया। भारत सरकार गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। माने जो गेहूं का छोटे छोटे किसान जो लोन लेके खेती किए थे, उनको खेती माने जो लोन, जो क्या पेस्टिसाइड, सीड्स, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए जो पैसा उन्होंने लोन लिए थे, वो लोन उन्होंने वापस नहीं कर पाया। करोड़ों किसान, छोटे किसान, आप जानते हैं भारत में 84% छोटे और जो प्रांतिक किसान, हाँ, जो 15 करोड़, जो लगभग 14.5-15 करोड़ जो किसान परिवार है, उसमें लगभग 84% छोटे और प्रांतिक किसान है जो 2 हेक्टेयर से नीचे। तो बहुत सारे लोग लोन वापस नहीं कर पाए। और अब जानते हैं लोन वापस जब नहीं कर पाते हैं, यदि वो इंस्टीट्यूशनल लोन नहीं है, तो आपको स्थिति क्या। तो ये पूरी एक लैंडस्केप ऑफ इम्पैक्ट्स हो रहा है, जिसके ऊपर ध्यान सरकार से अभी है नहीं। बाकी एनजीओ व बाकी लोगों का भी बहुत ही कम है, इसका समझ भी बहुत कम, जो ओके बहुत गंभीर स्थिति है। जी। तो समस्या का माप और पैमाने का एक आइडिया मिल रहा है। तो फिर हम एक मुख्य सवाल की तरफ जाते हैं। तो वे कौन से बुनियादी कदम हैं जो ग्रामीण और शहरी असंगठित श्रमिक गर्मी की लहरों से खुद को बचाने के लिए उठा सकते हैं? अपने आप को बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? और दूसरा अहम सवाल, श्रमिक संगठन सरकारों से क्या मुख्य मांगे कर सकते हैं जिससे उनका कुछ सुरक्षा हो? तो इन दोनों के बारे में थोड़ा संक्षेप में बात कीजिए, 5-5 मिनट। सौम्यदा, आप पहले। ठीक है, तो अरविंद आप पहले बात करना चाहोगे, क्योंकि मैं तो कुछ, हाँ, ओके अरविंद, आप भी शुरू बिकॉज कर सकते अरविंद गेट्स, हाँ। हैं। यस। चलेगा नहीं तो दादा ही आप ही रख लो दादा, मैं ऐड कर लूंगा उसके आगे, कोई इशू नहीं। मैं करूँ, क्या बोल रहे हो? आप कर दीजिए, उसके बाद मैं जोड़ दूंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो एक तो जो मजदूरी करते हैं, ये शहर में हो या गांव में, जो हमने पहले एकदम पहले बोला, जो हमें अपना एरिया का जानकारी, जहां मैं काम कर रहा हूँ वहां स्थिति क्या है, ये मौसम विभाग मुझे जानकारी नहीं दे रहा है, जो सीधा है। ऑलमोस्ट लगभग पूरी भारत का ये स्थिति है। और मैं किस किस्म का काम कर रहा हूँ, वहां मुझे किस किस्म का सुरक्षा चाहिए, ये मौसम विभाग डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग किसी का ना जानकारी है, ना कोई अभी तक कोई चिंता है। तो एक चीज तो जो किया जा सकते हैं, आप किसी भी एक छोटे ग्रुप थोड़ा सा समझ बनाए, अपना एरिया का एक मॉनिटरिंग कर सकते हैं। पता नहीं आप लोग इसमें देख पाओगे, दिखाई दे रहा है इसको, ये इसको बोलते हैं ड्राई बल्ब वेट बल्ब थर्मोमीटर। इसमें 2 सिंपल थर्मोमीटर है, और एक में ये जो पानी यहाँ है, वो पानी में एक विक लगा हुआ है। तो ये आप देखेंगे जो वेट बल्ब है इधर है, इसका तापमान दिखा रहा है 21 डिग्री 22 डिग्री सेल्सियस अभी घर में। और ये जो ड्राई बल्ब है वो दिखा रहा है 34, 33.5, 34। तो ये जो है, आपको मौसम विभाग जो बोलते हैं, ये
ड्राई बल्ब का टेम्परेचर बोलते हैं। लेकिन हमने जैसे देखा, ह्यूमन बॉडी के लिए, कोई जानवर के लिए, कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के लिए वेट बल्ब टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। जब वेट बल्ब टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा, तब किसी भी हालत में, और राजेश जी को मैं बोलूंगा जे वो चार्ट भी दिखा दे, मैंने एक भेजा था हीट इंडेक्स चार्ट, जो हम लोगों ने, अरविंद भी थे या मैं भी था, मैसेज से हम लोग एक इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर के गाइडलाइन बनाया था। तो ये जो ऐसी चीज है, इसको कीमत है, ये जो ड्राइबल वेट बल्ब थर्मोमीटर, इसको कीमत 400 ₹450 है। ठीक है, ये पढ़ने के लिए आपको कुछ भी टेक्निकल नॉलेज जरूरी नहीं है। जहां हम काम कर रहे हैं, यदि हम इसको रखें, ये मॉनिटर करें, ये वेट बल्ब टेम्परेचर 30-31 क्रॉस किया मतलब डेंजर सिग्नल, और कुछ आपको जानने का जरूरत नहीं। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड मेडिकल साइंस है, मैंने इसको कोई इसके ऊपर कोई सवाल नहीं है, ग्लोबली एक्सेप्टेड। तो इस ढंग का चीज और छोटा थर्मो हाइग्रोमीटर, इस ढंग का चीज जो पॉकेट में आपको, अपने शर्ट का पॉकेट में आप रख सकते हैं, और अब जहां काम कर रहे हो वहां किसी भी शेडेड जगह, ऐसे कोई भी चीज धूप में नहीं रखना है, शेडेड जगह यदि आप रखे, तो आपको पहला पता चलेगा आपको काम करने का कंडीशन खतरनाक स्थिति में जा रहा है कि सेफ है। तो वो एक पहला स्टेज। दूसरा, आपको ये आप मान लीजिए, ये आपको वहां का, यदि किसी को हीट स्ट्रेस हो जाए तो आप उनको बचाना पड़ेगा। पहले तो ठीक है, आप थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा शेड में। तो वर्क प्लेस शेडिंग, ये एक सिंपल प्रिंसिपल है। जहां आप काम कर रहे हो, यदि आपको ऊपर शेड नहीं है, हाँ यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि हॉकर्स का क्षेत्र में, अब जो टेम्पोररी हॉकर है वो ऊपर में शेड लगाने से शहरी एमसीडी फिर उसको, म्यूनिसिपैलिटी फिर हंगामा करेगा। तो ये इसीलिए गवर्नेंस के साथ भी एंगेज करना जरूरी है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट के साथ, यहाँ जो बाकी नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर, जैसे मार्केट एसोसिएशन, जैसे बिल्डर्स एसोसिएशन, व बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स कोई एसोसिएशन व ग्रुप, इनको भी ये समझाने का जरूरत है कि ये वर्कर्स जब इस स्थिति में पहुंच जा रहा है, तब ये कामचोर नहीं है, इनका जानलेवा स्थिति के तरफ ही जा रहा है। ये डायलॉग उनके साथ भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और ये सिंपल जो विज्ञान है, क्योंकि ये मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ये एस्टेब्लिश्ड साइंस है, हम लोग कोई नया चीज नहीं बोल रहे। तो ये जो चीज हमें समझाना पड़ेगा, मजदूर वर्ग के लिए ये अपना स्टेज मॉनिटर करना, जहां मैं काम कर रहा हूं वहां का स्थिति क्या पहुंच चुका है, क्योंकि मौसम विभाग वो जानकारी आपको नहीं दे रहा है। आपको एम्प्लॉयर और लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ डायलॉग एस्टेब्लिश करना, साथ में सरकार, सबसे पहला स्तर पे, यदि अर्बन एरिया है तो म्यूनिसिपैलिटी। सबसे हमारा एक्सपीरियंस जो है, जैसे 2019-20 में कभी एक बार जब मैंने पहला नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के साथ ये काम शुरू किया, जो चीज हमने उनको सामने लाया था, तो उन्होंने बहुत एंथुसियास्टिकली उसको लेके कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इनके साथ डायलॉग शुरू किया। अल्टीमेटली जाके आईएलओ के साथ भी उनको डायलॉग हुआ है, जिसके लिए बेस्ट पेपर भी मैंने लिखा, 3-4 साल पहले का बात है। तो ये इस ढंग का लोकल लेवल मॉनिटरिंग, एंगेजमेंट विथ अदर स्टेक होल्डर्स, एंड बाकी जो कानून है, सरकार है, जो गवर्नेंस है, उसमें हस्तक्षेप करना। चौथा, हीट वेव को डिजास्टर बोल के नोटिफाई करने के डिमांड, ये एज यदि बड़े यूनियंस उठाते हैं, हम लोग जब करते हैं तो सोचते हैं एक्सपर्ट बोल रहे हैं तो क्या उसका फायदा क्या है, हमारा पास कितना वोट है। लेकिन एक बड़ा यूनियन इसको डिमांड उठाए, कोई बड़ा यूनियन, तो उसको पॉलिटिकल पावर है। तो उनके थ्रू, उनको समझ बढ़ा के उनके थ्रू ये सामने लाना, ये भी जरूरत है। तो और आपको शायद ये स्क्रीन में मिल जाए लास्ट आपको कि कैसे मॉनिटर करना पड़ता है। आपको आइदर तो जो मैंने दिखाया, ये जो ड्राई बल्ब वेट बल्ब थर्मोमीटर, आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक वेट बल्ब टेम्परेचर आप मॉनिटर करें या ड्राई बल्ब का कंपैरिजन देख ले, तो आपको स्थिति पता चल जाएगा। और फिर से बोल रहा हूँ, ये 400-450 रुपया का इंस्ट्रूमेंट है। किसी भी शेडेड जगह में जहां लोग काम कर रहे हैं वहां यदि लगा दिया जाए तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज का नहीं। और इसका जो अल्टीमेट, जो आपको गवर्नेंस में इंटरवेन करना भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बड़ा स्केल में यूनियन के साथ बड़े एनजीओ को मदद लेके अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन बना के तब जाके करना पड़ेगा। ये राजेश जी, ये स्क्रीन नहीं आ रहा है शायद। पूरा काला सा दिख रहा है।
है ना। ओ, हम्म। लेकिन स्क्रीन में कुछ घूमे जा रहा है, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा, दोबारा एक बार शेयर कर दीजिए। एक एक बार और ट्राई कर रहा हूँ। हाँ। मेरा स्लाइड ऑन नहीं हुआ है, खाली स्क्रीन ब्लैंक दिख रहा है। हाँ, वही बोला मैंने राजेश जी को। अभी दिख रहा है क्या? हाँ राइट, हाँ हाँ राइट, ठीक है। ये जो आप देख रहा है, इसमें यदि आप देखें, ये जो जहां रेड है, रेड इज स्टॉप ऑल फिजिकल वर्क, टेक रेस्ट। जो रेड है डेंजर जोन। जो ऑरेंज जोन है, वो है आप वहां काम स्लो डाउन करो, वॉच करो वेरी केयरफुली, प्रिकॉशन लो, पॉसिबली बीच बीच में रेस्ट लो, ब्रेक लो। लेकिन आप यह देख पाएंगे, रेड भी 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, क्योंकि ऊपर में टेम्परेचर ये फ़ारेनहाइट में है, बट डजेंट मैटर, आपको 33 डिग्री सेल्सियस में भी आपको रेड डेंजर जोन पहुंच सकते हैं, यदि आपको 95% से ऊपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहुंच जाए। और यही चीज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के चलते, क्योंकि समुद्र गर्म हो रहा है, तो ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफी बढ़ चुका है। आप यहाँ देखेंगे कि आपको मौत भी हो सकता है यदि आप फिजिकली काम करोगे बिना कूलिंग का। 33-34 डिग्री सेल्सियस में आपको मौत हो सकती है। हाँ, इस ढंग का स्थिति। लेकिन एक बात क्लियर करूं कि इसका मतलब ये नहीं है हर वर्कर का एक ही इफेक्ट होगा। बॉडी का किसको कितना झेलना आदत है, किसका बॉडी का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या ताकत है, वो इसके ऊपर है। तो इस स्थिति में सबसे पहले सबसे बड़ा असर होता है जिनको हार्ट में कोई कमी है, बा जो किडनी का जो सर्कुलेशन सिस्टम है वहां यदि थोड़ा सा भी आपको दिक्कत रहे, तो हीट स्ट्रेस से आप बहुत जल्दी अफेक्टेड। तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए, और ये किसी ना भारतीय मौसम विभाग के इसी का ही इस्तेमाल करते हैं। जो पहला भारत में पहला जो हीट एक्शन प्लान बना था अहमदाबाद शहर का, क्योंकि 2010 में हीट वेव में अहमदाबाद में करीब 1700 लोगों को शायद मौत हुआ था। तो उसके बाद अहमदाबाद 2013 में जाके हीट एक्शन प्लान बनाया। तो उसको भी हमने एनालिसिस किया, उसमें बहुत कुछ कमी पाया गया। बट चलिए, एटलीस्ट एक कोशिश सीरियसली हुआ था, वहां भी यही इस्तेमाल किया है। तो मतलब आप इसको इस्तेमाल करके जो 33-34 डिग्री सेल्सियस में भी लोग खतरनाक स्थिति में पहुंच सकते हैं, ये आप, सरकार को नया कुछ नहीं बोल रहा है। सरकार अपना प्लान में इसी चार्ट को इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उनको मनाने का जरूरत है कि भाई ये आप भी मानते हो, तो आप इसको लागू क्यों नहीं कर रहे? मौसम विभाग इसको हीट वेव अलर्ट में लागू क्यों नहीं कर रहे? इसको क्यों नहीं ले? क्या आप चाहते हो जो मौत होने का जैसे कंडीशन में भी लोग काम करते रहे? तो ये सरकार मानती है, ऑल द हीट वेव एक्शन प्लान जितनी है सभी इसको ऐसे इस्तेमाल किया है। राइट। अरविंद। जी, मेरा सुझाव तीन स्तर पे होगा। सौम्य दादा ने ऑलरेडी बड़े अच्छे से बताया कि आप लोकल लेवल पे क्या कर सकते हैं। तो उस चीज को, उसमें मैं शायद ज्यादा नहीं जोड़ूंगा, बस सिर्फ ये जोड़ूंगा कि देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं अपने आसपास में। और हम वर्कर में अगर बोलते हैं तो श्रमिक साथी अपने संगठन में, या अपने स्ट्रीट वेंडर हैं तो अपने मार्केट में, डोमेस्टिक वर्कर हैं तो अपने ग्रुप में, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं तो अपने नाके पे। तो कुछ ऐसी समझदारी जो हमको बनानी पड़ेगी वो अपने लोकल स्तर पे हमको बनानी पड़ेगी। वर्कर साथी खासकर अपने लोकल लेवल पे कर सकते हैं, घर पे और इसके आसपास बस्ती के लेवल पे भी बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। तो सौम्यदा ने बोला कि आप टेम्परेचर देखें, मुआयना करें। आपको ये पता होना चाहिए कि हीट स्ट्रोक आएगा, मतलब हीट स्ट्रोक आएगा नहीं उससे पहले आपको क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं वो सब जानने चाहिए। और एक अच्छा सा हमने मेरे ख्याल से नोट बनाया था एनएपीएम की तरफ से पिछली बार, उसको शायद एक बार थोड़ा और रिवाइज करके थोड़े और सुझाव आए, और फिर से हमको उसको जितने सारे लैंग्वेज में हो सके उसको शेयर करें, उसको आगे बढ़ाएं। तो एक एक वो किस्म का काम जो हम अपने बीच में खुद करें और उसको आगे बढ़ाएं। दूसरा मैं कह रहा था कि बहुत सारा काम है जो सौम्यदा का एक जिक्र था कि मार्केट एसोसिएशन, मैं शहरी रूप में देख रहा हूं तो आरडब्ल्यूए, ये जो लोग क्या बोलते हैं, जोमेटो स्विगी और गिग वर्कर्स को ऑर्डर करते हैं, वो वाले लोग। देखिए क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि आरडब्ल्यूए ऐसे इतने सारे हैं जो अपना
पानी से वो क्या बोलते हैं, गाड़ी धोने में वो लगे रहते हैं, लेकिन गार्ड जो है, सिक्योरिटी गार्ड है या उनका डोमेस्टिक वर्कर है जो पार्क में रेस्ट करना चाहता है या रेस्ट करना चाहती है, उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप पार्क में रेस्ट नहीं कर सकते, आपको बैठने के लिए जगह नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड के पास ये फैन, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा समाज भी, मतलब हम जानते हैं कि हमारा समाज कैसा है, उसमें उसकी सोच क्या है, भावना क्या है, उसकी कमी क्या है, लेकिन वो भी अगर चाहे तो कर सकता है। तो आई थिंक एक हमारे अगर जहां पर भी यूनियन या वर्कर कलेक्टिव साथी स्ट्रांग है तो उनको साथ में मिलके काम करना चाहिए, और इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। एक अच्छा सुझाव या एक अच्छा कैंपेन जो मैंने देखा हैदराबाद में हुआ, और कल मैं शेख सलाउद्दीन भाई से मिला था जो तेलंगाना गिग वर्कर यूनियन का काम करते हैं, उनका कैंपेन का नाम था एक गिलास पानी, है ना। तो क्या है कि अगर आपको कोई डोमेस्टिक गिग वर्कर आके आपको कोई डिलीवर कर रहा है और धूप का टाइम है, वक्त है, हालांकि उसको भी जोमेटो ने कॉपी कर लिया और एक छोटा सा आपको एक फोन में एक एक हाईलाइट के रूप में दिखाता है कि पानी आप ऑफर करें, पर उनका ओरिजिनल आइडिया ये था कि आप उनको 4 5 माला अपना फ्लैट में बुलाने के लिए उनको चढ़ाते हैं, उनको पानी भी नहीं पूछते हैं। तो छोटी सी एक चीज हो सकती है जो एटलीस्ट आप उनके साथ सॉलिडारिटी दिखा सकते हैं या उनके मसले को कहीं पता नहीं एड्रेस तो कितना कर सकते हैं, लेकिन सहानुभूति तो उस सहानुभूति और सम्मान और पहचान उनको दे सकते हैं उस कार्य के जरिए। सेम चीज आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन, लोकल लेवल पे, मतलब कम्युनिटी लेवल पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, चाहे वो पानी का प्रबंधन हो, चाहे वो शेड का प्रबंधन हो, चाहे वो और क्या चीजें हो सकती हैं, रेस्ट करने की जगह का स्पेस हो, वो सब चीजें जो शायद आप कम्युनिटी लेवल पे कर सकते हैं और हमारे शहरों में वो कम से कम और कम होता जा रहा है। तो ये एक चीज है जो हमको करना चाहिए। एक और चीज मैं ये कह रहा था कि एक एक ये एडवाइजरी निकाला था एनडीएमए ने पिछले साल, हीट एक्शन प्लान को नजर में रखते हुए। इसमें हम बहुत सारे साथियों ने मेहनत की, कोशिश की, उनके उन पे दबाव बनाया, उसके बाद उन्होंने 4 पेज का एडवाइजरी निकाला है। पर बेसिकली ये कह रहा है कि असंगठित क्षेत्र के कामगार अगर शहरों में हैं तो उनके लिए क्या क्या चीजें सरकार को करना चाहिए, उसका एक ब्रॉड एक क्या बोलते हैं, ब्रॉड एक लिखा जुखा आपके सामने रखा हुआ है। तो इस चीज को मेरा रिक्वेस्ट होगा कि कोई भी साथी शहर में अपने लोकल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है या राज्य स्तर पे एसडीएमए के साथ काम कर रहा है, जिसको बोलेंगे एसडीएमए, जैसे यूपी का एसडीएमए हुआ, बिहार का एसडीएमए हुआ, उनके साथ भी काम करने की जरूरत है। और एटलीस्ट इस चीज को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको अपने शहर के अनुकूल या राज्य के हिसाब से कैसे इसको रीड्राफ्ट करके उनको सबमिट करें और बोले कि देखिए एनडीएमए ने तो गाइडलाइन निकाल दिया, आप अपने एक्शन प्लान में इसको शामिल करें, आप अपने एक्शंस में इसको शामिल करें, और हीट वेव या हीट स्ट्रेस को एड्रेस करने के लिए आप ऐसे कई एक्शंस हैं जिसमें ले सकते हैं। लास्ट सुझाव की संविदा का पॉइंट अच्छा है कि नेशनल लेवल पे अगर कोई और बड़ा कैंपेन किस्म का रूप का हो सकता है जो ये सरकार से बोले कि देखिए नेशनल लेवल पे भी हीट वेव को रिकग्नाइज करने की जरूरत है कि ये नेशनल डिजास्टर है। हालांकि उन्होंने स्टेट लेवल पे बहुत सारे राज्यों ने इसको रिकग्नाइज किया है, पर उसमें भी और बहुत सारे राज्य हैं जिनको रिकग्नाइज करना चाहिए कि हीट वेव हमारे शहरों में भी होता है या राज्य में भी होता है। पर नेशनल लेवल पे अगर इसका एक नोटिफिकेशन निकले तो अच्छा रहेगा। ये मेरा एक आखिरी सुझाव था। एक चीज जो हमें आगे के लिए करनी चाहिए, शायद मैं उससे क्लोज करूंगा, कि देखिए एक्शन और ये सब चीजें तो हम करेंगे, जरूरी है, लेकिन अभी डिबेट ये भी चल रहा है कि हीट वेव अगर हो रहा है और वर्कर का नुकसान हो रहा है तो उसके लिए सरकार कॉम्पनसेट उसको कैसे करेगी। ठीक है, जो बिल्कुल मुझे लगता है जायज बात है, होना भी चाहिए। जो प्रदूषण के साथ दिल्ली में चला है मैटर और ऐसे अलग अलग चीजों पे चल रहा है, अगर इसको डिजास्टर करके नोटिफाई करते हैं, पर उसके 2 3 इश्यूज ये भी हैं कि बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि हम इंश्योरेंस करेंगे, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस का बड़ा हवा चला है। हम ये कह रहे हैं कि इंश्योरेंस इंश्योरेंस से पहले अगर लोगों का नुकसान है, अगर हीट वेव में आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि लोग बाहर काम ना करें, तो आप उनको सीधा, आपका पूरा सिस्टम बना हुआ है, डीबीटी आप जब चाहिए कर सकते हैं, इलेक्शन से पहले तो आप कर ही रहे हैं, तो वर्कर का अगर नुकसान हो रहा है तो आप उसको सीधा वर्कर को कॉम्पनसेट करें कि उनका नुकसान उनका एक एक दिन या 10 दिन 5 दिन जितना भी उसका नुकसान हो रहा है उसको सीधा सीधा कॉम्पनसेट करें।
इंश्योरेंस वाला जो पूरा गेम चल रहा है उसके हम खिलाफ हैं, और उस चीज को प्रमोट भी शायद नहीं करना चाहिए अभी के रूप में। सोशल सिक्योरिटी और इसको हेल्थ के अंदर हमें कहीं ना कहीं इसको लेके आने की जरूरत है। वर्कर कंडीशन के लिए भी लेबर कोड्स बने हैं, उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। हीट और क्लाइमेट का कोई जिक्र नहीं है लेबर कोड जो नया निकला है अभी। तो इन सब चीजों के अंदर हमको लाने की जरूरत है। लिंक मैंने शेयर किया, प्लीज उसको देखें और उसको हम कैसे अपने काम में इस्तेमाल करें वो हम देखेंगे तो अच्छा रहेगा, बस मेरी तरफ से। थैंक यू सौम्या जी और अरविंद जी। अब हम इसको चर्चा के लिए खोल सकते हैं। मेरा गुजारिश ये है कि अब अलग अलग इलाके से लोग जुड़े हैं, अपने एरिया के बारे में विशेषकर अगर आपका कुछ सुझाव है और खासकर प्रैक्टिकली आप कुछ करना चाहते हैं वहां पर, जैसे आज ऑनलाइन मीटिंग हुआ, वहां फेस टू फेस लोगों के सामने जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ अगर आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे और कुछ प्रैक्टिकल कदम वहां लेना चाहेंगे, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। सवाल तो पूछ भी सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक पॉइंट्स इसमें आए, तो उसके बारे में अगर आपका कुछ डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हैंड रेस का जो सिंबल है उस पर आप क्लिक कीजिए, अपना हाथ उठाइए और एक एक करके फिर मैं बुलाऊंगा, आप पूछ सकते हैं। सुहास जी ने हाथ उठाया था, प्लीज आप अपना पूछ लीजिए। मेरे दो छोटे सुझाव है जो हम पहले बात कर रहे थे कि क्या क्या डिमांड्स करनी चाहिए उसके संदर्भ में। मैंने कुछ चैट में लिखा है, वो आप सेव करें तो अच्छा रहेगा। एक तो है कि लाइवलीहुड लॉस का कॉम्पेंसेशन वर्कर्स को देना, ये मैंडेटरी होना चाहिए actually to the person who is employing, and indirectly the state is responsible for all unorganized sector workers. तो इसका एक अच्छे तरीके से लीगल एडवाइस लेके कुछ फॉर्मुलेट किया जाए। दूसरा कि जहाँ पे भी लाइनें लगानी पड़ती है वहाँ पे ऊपर ग्रीन शेड कुछ होना चाहिए। अभी आज नागपुर में हूँ मैं अभी, तो आया कि आधा समर निकल गया, अभी स्क्वायर्स पे जहाँ ट्रैफिक जैम होता है वहाँ पे ग्रीन नेट लगाना चालू किया है। तो मुझे लगता कि हर मार्केट प्लेस में ग्रीन नेट का भी डिमांड शायद किया जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू। शैलेश कुमार। और किसी का कोई सवाल या आगे का योजना क्या करेंगे? सॉरी शैलेश जी बोलिए, थोड़ा एको हो रहा है। हेलो, मैं ये सुनाई दे रहा है, हाँ, मेरी बोलिए। आवाज सुनाई दे रही है? यस यस, बोलिए। हाँ। जैसे कि मैं मूलतः पर्यावरण पे ही बात करूं कि आज से 20 साल 10 साल पहले तक हम हीट स्ट्रेस या हीट वेव को इतने ज्यादा तक पहुंचने वाला है ये हम नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन अभी भी हम जैसे कि मैडम सुहास ने अभी कहा कि हम लोग को नेट लगाने की बात, या मैं जो देख रहा हूं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से खासकर हम अगर इसको डिजास्टर या डिजास्टर मैनेजमेंट की भी बात होती है तो रिसोर्सेज, मतलब पहला यही था कि रिसोर्सेज जो हमारा डिप्लॉय किया जाता है इन चीजों पे वो डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नहीं रहता, बल्कि उसके इफेक्ट को कम करने या खत्म करने के नाम पे खर्च किया जाता है। और जो इफेक्ट होता है और जो खर्च होता है वो देखा जाता है कि बहुत ज्यादा खर्च करके हम बहुत कम इफेक्ट क्रिएट कर पाते हैं। ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था, मैं इस पे आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होते जा रही है, चाहे अभी हम तुरंत में हीट स्ट्रेस की और हीट वेव की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय में कुछ एरिया में खासकर ठंड के समय में एक अलग तरह का ही प्रॉब्लम आता है। बरसात के समय में मतलब कुल मिला के जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन,
तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को दोनों तरह से, एक तो पहली बात बिल्कुल उसके लिए जो हमारे वर्कर हैं उनको कंपनसेट करने के लिए मैकेनिज्म डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में डायरेक्ट मतलब कंपनसेशन की बात हो उसके उनको। और दूसरा, अभी जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि कुछ जगह पे ये शुरू हुआ है कि पहले जो 8 घंटे के जगह 12 घंटे 14 घंटे भी काम करने के लिए मतलब लेबर लॉ में कुछ परिवर्तन जो हुए हैं, मैं एग्जैक्ट तो उसका डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है कि बीच में मैं देख रहा था पिछले हफ्ते शायद दिल्ली में भी इसको लेकर के कुछ लोगों ने हाँ ये किया शैलेश है जी, थोड़ा कि उनका, संक्षेप में रखिए। जी हाँ, तो मतलब मतलब लोगों को पैसे तो उनके कम होते जा रहे हैं और काम के घंटे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली उनको स्ट्रेस, चाहे वो लोअर टेम्परेचर का हो, हायर टेम्परेचर का हो, रेनी सीजन का हो, मतलब अल्टीमेटली काम के समय अगर वो आराम नहीं कर रहे हैं मतलब वो स्ट्रेस्ड हैं, तो उस समय को भी बढ़ाया जो जा रहा है, उन चीजों पे भी ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद जी, थैंक यू। ऋचा जी। जी। तो शुक्रिया सौम्यदा और अरविंद जी और राजेश जी, सभी लोगों को। मैं बहुत दिन से ये हीट वेव और हीट स्ट्रेस की मतलब की डिस्कशन को सुनना चाहती थी, लेकिन मेरे हाथ में पकड़ नहीं पाई मैं, जब सौम्यदा ने और कहीं दूसरे मंचों पे कहा सुना इसको लेकर, तो आज मैं वो कर पाई, इसलिए हाँ, तो बहुत शानदार, अच्छा। बस मैं एक चीज कि हम ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं युवाओं के साथ, और मनरेगा मजदूर हैं निश्चित ही। आज की तारीख में मनरेगा को बचाने का ही संकट है, तो आप सेट्स की तो बात ही कितना कर पाएंगे, हम हमें नहीं पता है, लेकिन है। तो मैं बस अनुरोध कर रही थी अरविंद जी से, सौम्यदा से, कि इससे जुड़ी मटेरियल्स उनके पास हो, खास तौर से ऑडियो वीडियो विजुअल्स, इस तरह के जो मटेरियल्स हों, वो हमें कैसे उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि ये हमारी चिंता का विषय, हम सीतापुर से हैं, हमारी चिंता का विषय है पिछले कुछ एक महीनों से, कि कुछ करना चाहिए इसको लेके, एटलीस्ट कम से कम लोगों को जागरूक, लोग समझे कि ये क्या है, और वही हाथ से छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी सब तमाम चीजें समझ रही हूँ, लेकिन वो जागरूक करने वाला मटेरियल वो अगर उपलब्ध हो सके, मिल सके आसानी से हमें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और हम एक बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। एक बात, दूसरा, आप दोनों ही लोगों से कि हम ये भी आने वाले समय में करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, और हमारे यूथ के साथ और ग्रामीण साथियों के साथ ऑनलाइन ही शायद ज्यादा कर पाएंगे, या फिजिकल भी कभी, तो निश्चित ही आप लोगों को चाहेंगे। जी शुक्रिया, जिंदाबाद। जिंदाबाद। राजेश जी, मैं इसका थोड़ा सा एक यस। 1-2 मिनट में एक रिस्पॉन्ड करूं। हाँ हाँ प्लीज। ऋचा जी, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वेबिनार करके आप कितना लोगों के पास पहुंच सकते, जैसे आज हमने करा, मैंने देखा मैक्सिमम 47 था हम लोगों को लेके, लेकिन इस ढंग का मटेरियल हमने शुरुआत तो किया था 2025 में फॉर्मली, जैसे हीटवेव गाइडलाइन फॉर इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, उसको अंग्रेजी हिंदी मराठी में, लेकिन उससे आगे निकलने का जरूरत है, क्योंकि वो थोड़ा सा शहर केंद्रिक है, शहरी मजदूर का केंद्रिक है। इसमें गांव गांव का जो अलग अलग परिस्थितियां, उसको भी हमें जोड़ना पड़ेगा, जो आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। दूसरा, एक हमने नासेज का जिस फोरम से हमने बनाए थे, उसी फोरम में ही एक संतोष जी से मिलके प्लान हो रहा है, इसके ऊपर छोटा छोटा 10 मिनट के अंदर पॉडकास्ट टाइप बनाने का, जो हिंदी में अभी शुरू करेंगे, सारे लैंग्वेज में तो नहीं कर पाएंगे, हिंदी अंग्रेजी में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, बाकी यदि बाकी लोगों का उसको आधार पर और भी लैंग्वेज में हो सके, तो ये प्लान ऑलरेडी कर चुके हैं, इस समर के पहले करने का प्लान था। तो फिर वो उनके साथ तालमेल करके, संतोष जी का पास कोई टीम है, हाँ, 1-2 लोगों का जो मदद कर सकता है, क्योंकि इसका टेक्निकल चीज भी है ना, आपको पॉडकास्ट बनाने के लिए उसमें विजुअल्स डालना पड़ेगा, उसमें कुछ ये डालना पड़ेगा। जैसे मैं पहले सीएफए का टीम के साथ मैं क्लाइमेट कन्वेंशन का ऊपर में पॉडकास्ट बनाता था, 3 अंग्रेजी 3 हिंदी,
हर साल। तो इस ढंग के प्लान कुछ हुआ है, और रेडीमेड जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करने वाले हैं उनके लिए कुछ है, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें रिवाइज करना जरूरी है। उम्मीद है कुछ दिनों के अंदर हम वो कर लेंगे। हिंदी में उपलब्ध है जो बेसिक मटेरियल, एकदम बेसिक जो है, जिसमें सेफ्टी फीचर से शुरू करके इसको समझना, वो हिंदी में भी है, मराठी में है, अंग्रेजी में है। और बांग्ला में करने के लिए अभी वेस्ट बंगाल का ग्रुप, उन्होंने जिम्मेदारी लिया बांग्ला में करने। ओके, और किसी का सवाल? मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट देख रहा था, बहुत सारे जाने पहचाने लोग हैं अलग अलग जगह से, यूपी, राजस्थान, बंगाल। जरूर सवाल होंगे आपके, प्लीज पूछिए। राजेश भाई, सहजो बोल रही हूँ। यस है जो। सवाल नहीं है, मैं बस वॉलंटियर करना चाहती हूँ। सौम्यदा, अगर मैं मदद कर सकूं ये लिटरेचर बनाने में, हिंदी में, अंग्रेजी में, तो मैं बहुत खुश होंगी। गुड, के लिए तो आप जब भी चाहें मुझे बताएं, मैं काम शुरू करती हूँ आपकी डायरेक्शन में। जी, थैंक यू। थैंक यू सहजो। लगता है नाम लेके बुलाना पड़ेगा। हाँ, सुरेश राठौर जी, यस यस, मनरेगा मजदूर यूनियन। जी, सभी को जिंदाबाद। और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत हो रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो ये पूरा क्राइसिस है, इस क्राइसिस को मतलब ये जो क्राइसिस आया है, इस क्राइसिस को ले आने में जिन लोगों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उनका कोई योगदान नहीं है। फिर भी हम लोग बात कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा बेचैन परेशान हालत वही लोग हैं। तो बस मेरा एक सवाल जैसा भी है कि अब जब ये परिस्थिति आ गई है कि अभी हम लोग 45-46 डिग्री में अभी भी हैं, इस हालत में हैं, और आने वाले दिनों में ये बढ़ने वाला है। तो जो बात एक हो रही थी कि हम लोग सरकार से किस तरीके की डिमांड कर सकते हैं, क्या हम लोग उनसे मांग कर सकते हैं, एक बात। दूसरा ये था कि क्या हम लोग कुछ कुछ साथियों के साथ, क्योंकि सभी मजदूर साथियों के पास मोबाइल तो हो नहीं पाता है इस तरीके से कि ऑनलाइन वो लोग जो है कि बातचीत में शामिल हो पाए, एक बात है। दूसरी बात ये भी है कि बहुत ज्यादा वो सुन भी नहीं पाते हैं, उनको लगता है अरे मोबाइल पे कितना ही सुन पाएंगे। तो क्या कोई हम लोग जो है कि फिजिकल मीटिंग भी इसके बारे में छोटा छोटा जो है कि करने के बारे में सोच सकते हैं? अगर इस तरह का कुछ प्लान बनाए तो बहुत अच्छा होगा। तो यही। जी। सुरेश जी मनरेगा मजदूर यूनियन के लीडर हैं, वाराणसी में है और वहाँ आसपास के ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं। तो सुरेश जी का यदि इंटरेस्ट है, ये आपको, सुरेश भाई, आपका जानकारी के लिए, मैंने तो काफी राज्य में, जैसे महाराष्ट्र में 3 या 4, तमिलनाडु में 1, चेन्नई में, और गुजरात में 2, राजस्थान में 1, इसी के ऊपर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया। कुछ तो जो थोड़ा सा लूज कलेक्टिव थे, एनएपीएम का कुछ बॉडीज थे, कुछ ग्रुप थे, कुछ लोग आए थे एनएपीएम का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र का। फिर राजस्थान, गुजरात में वहाँ का बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एनजीओ जो इनफॉर्मल सेक्टर और माइग्रेंट वर्कर के साथ काम करते हैं, उनको इनविटेशन में, क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन के बाद उन्होंने बोले थे, तो उनको 2-2 दिन का ट्रेनिंग, इसके लिए यदि सिर्फ हीट के ऊपर ट्रेनिंग करना है तो एक पूरा दिन लगाना पड़ता है, क्योंकि इसका सारे पहलू समझना पड़ेगा। हाँ, लोगों को बहुत सारी चीज, क्लाइमेट में कैसे चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे समझे, हम कैसे मेजर करें, क्या नीति है, हाँ, सरकार का कौन डिपार्टमेंट किसके लिए जिम्मेदार है, क्या मांग उठाए जो आप बोल रहे हो, ये सब समझने के लिए यदि सिर्फ हीट स्ट्रेस के लिए, हीट इम्पैक्ट के लिए, तो एक पूरा दिन चाहिए होता है। और जो किसी ने श्वास व किसी ने और बोल रहे थे, ये अलग अलग असर भी नहीं, और एक जो शैलेश जी बोल रहे थे अलग अलग असर भी पड़ रहे, तो उसके लिए कम से कम 2 दिन का होता है। लेकिन हीट के ऊपर मिनिमम 1 दिन, पूरा दिन का वर्कशॉप, और हमने ऐसे काफी जगह में करवाए। उसमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लिया था, महाराष्ट्र का जो एनएपीएम ग्रुप, मैसेज ग्रुप, तो वहाँ 4 हुआ है।
अलग अलग शहर में, एक मुंबई का साउथ में, एक मुंबई का नॉर्थ में, एक कोल्हापुर में, एक औरंगाबाद में, और साथ में चेन्नई में, अहमदाबाद में, उदयपुर में, कोलकाता में एक बार छोटा सा। तो आपको वहाँ इंटरेस्ट है तो हम लोग ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो मनरेगा मजदूर यूनियन है उन्हीं में कुछ चुने हुए लोग इसके अच्छा से समझ के पूरी यूनियन के पूरे मजदूरों को साथ जो इसका जानकारी बांटना, क्या करना है, एक्शन क्या करना है, सब कुछ को एक्शनेबल फॉर्मेट में दे सकते। हाँ सुरेश जी, मतलब हो सकता है। अब आप सोचिए कि कब करें, कैसे करें। कृति, आपने हाथ रेस किया है, आपने एक अपना रिपोर्ट का लिंक भी डाला है चैट बॉक्स में, धन्यवाद। Can you hear me? यस यस। Thank you for this. This was very useful webinar. मतलब मैंने अपने अभी तक के करियर में ओवरऑल काफ़ी environmental issues पे काम किया है, and I have been associated with NGO. अभी मैं प्लास्टिक्स रिसाइकलिंग सेक्टर में भी काम कर रही हूँ, सो मुझे मौका मिला अक्रॉस इंडिया ट्रैवल करने का, एंड उसमें आई हैव ऑब्जर्व कि कैसे एग्रीकल्चरल लेबरर्स, हाउ दे आर टैकलिंग द हीट वेव। मैं खुद भी लास्ट 15 दिन से तेलंगाना और एपी रीजन में ट्रैवल कर रही थी, तो कुछ निजी स्तर पे मैंने कुछ सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करे थे, वो मैं शेयर करना चाहूँगी कि रेगुलरली आपको लिक्विड इनटेक लेना चाहिए। हैदराबाद और तेलंगाना आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस। तो हर एक मतलब 2 किलोमीटर की रेंज में एक गन्ने का जूस का स्टैंड या नारियल पानी या वहाँ के जो लोकल फ्रूट्स हैं जो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें लोग खरीदते हैं एंड दे ट्राई टू कीप देम हाइड्रेटेड। एक चीज़, दूसरा चीज़ ये है कि मैंने देखा एग्रीकल्चरल लेबरर्स वो कैसे अपने आप को सेफ रख पा रहे थे। एक वो लेयर्स ऑफ क्लोथ्स पहन रहे थे, लाइक मेजरली मैंने विमेन वर्कर्स को देखा काम करते हुए, तो उन्होंने मोटी शर्ट्स एंड ऑफ कोर्स साड़ी पहनी जाती है, तो उसके ऊपर शर्ट्स एंड हेड बैंड्स या चुन्नी दुपट्टा वो लोग बांध के काम कर रहे थे, एंड अर्ली आवर्स में करते हैं काम। मैं वेस्ट सेक्टर में भी काम करती हूँ, तो मैंने वेस्ट कलेक्टर्स सेग्रीगेटर्स को भी काम करते देखा है, एंड सजेस्टिव वेज में मैंने रिपोर्ट्स पे भी काम किया है। वो मैंने जो लिंक शेयर किया वो हीट सॉल्यूशंस पे ही बात कर रहा है कि कैसे लो स्केल लो कॉस्ट सॉल्यूशंस हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ अप्रिशिएशन गवर्नमेंट को मैं देना चाहूँगी, जैसे कि अभी हाईलाइट किया कि रोड्स पे रेड लाइट्स पे ग्रीन टर्पुलेंस डाली हुई है, तो आई थिंक कहीं कहीं वो स्मॉल सिटीज में यूजफुल है। आई एम नॉट श्योर कि दिल्ली में कितना फीजिबल रहेगा, क्योंकि दिल्ली के क्रॉस रोड्स काफ़ी बड़े हैं, लेकिन छोटे शहरों में आई थिंक वो इफेक्टिव हो सकते हैं। प्लस जो मंदिर जो कि कॉमन पब्लिक प्लेसेस हैं बियॉन्ड वर्क प्लेसेस, वहाँ पे इन माई रिपोर्ट ऑल्सो वी हैव सजेस्टेड वाइट पेंट्स ऑन द रूफ, ताकि जो इन हाउस हीट इंसुलेशन है वो कम हो सके, एंड ऑन रोड्स ऑल्सो वो वॉकिंग पब्लिक के लिए इजी रहता है टू वॉक ऑन दैट वाइट पेंट रादर देन ऑन द कॉन्क्रीट। तो ये कुछ स्मॉल स्केल लेवल पे सॉल्यूशन है जो स्केल अप किए भी जा सकते हैं, पॉलिसी लेवल में हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं। बट यस, मैं भी वॉलंटियर करना चाहूँगी कि हम जो भी काम कर रहे हैं हीट वेव पे, उसमें अगर मेरा कंट्रीब्यूशन किसी भी रूप में हो सकता है तो आई एम हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू। थैंक यू कृति। आप अपना ईमेल आईडी कुछ चैट बॉक्स में डालिए ताकि हम कांटेक्ट कर सकें। जी, शेयरिंग माय कॉन्टैक्ट। अच्छा, इसमें मेरा छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन है। जो कुछ कुछ चीज आपने बोली है, उसमें कुछ तो साइंटिफिकली करेक्ट है, एक दो चीज जो चेंज सिचुएशन के लिए करेक्ट नहीं है। जैसे मल्टीपल लेयर कपड़ा बा सफेद कपड़ा, मल्टीपल लेयर का ये कामयाब होता है यदि ड्राई हीट होता है। यदि वेट हीट है तो हमें बॉडी से हीट बाहर निकाल देने का बहुत जरूरत है, तब वहाँ मल्टीपल लेयर
जो आज के दिन में जो हीट इंडेक्स जो बढ़ रहा है, वहां यदि मल्टीपल लेयर कपड़ा लोग के पहन के जाए तो बॉडी का गर्मी और ज्यादा बढ़ जाए, मतलब इवापोरेटिव कूलिंग नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा और जो कंडीशन किया है उस, क्योंकि पहले ये नहीं था तो लोगों ने अपने आप बहुत कुछ प्रॉपर एडाप्टेशन मेजर ले लिया। अभी वो एडाप्टेशन मेजर को करंट सिचुएशन के साथ ये करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा है, ये बात सही है, जो हमने हाउस जो है उसमें 2-3 बहुत सिंपल ये है, उसमें कुछ राज्य में कुछ शहर में रिफ्लेक्टिव रूफिंग पॉलिसी भी है, जैसे ये अहमदाबाद में भी है रिफ्लेक्टिव रूफिंग का पॉलिसी है। हाँ, तो सरकार गरीब घरों में कुछ कुछ, लेकिन वो बहुत कम चलते हैं और लोगों को इसके बारे में जानकारी व समझ भी बहुत कम है। ये काफी सारे चीजों में हस्तक्षेप करने से काम के क्षेत्र में और साथ साथ जहां जाके उनको रेस्ट लेना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, वहां भी सिचुएशन इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप वेलकम है, हमारा जो मैसेज का जो फोरम है ये वॉलंटरी फोरम है, ऑल इंडिया फोरम है, तो इससे हम इस ढंग का काम करते रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग मुद्दे। आप यू आर वेरी वेलकम टू ज्वाइन दैट। थैंक यू सो मच सर। पिंजल, आपने हाथ उठाया है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीबॉडी। दिस वाज अ वेरी वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन एंड काफी हद तक इंटरसेक्शनल भी था। आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर इंक्लूडिंग द जेंडर क्वेश्चन आल्सो एज फार एज यू कुड। मैंने एक क्वेश्चन चैट में पोस्ट किया था, मैं उसी पे एक्सपैंड करना चाहती हूँ, तभी नेटवर्क नहीं था, सो माय अपॉलॉजीज। बट मुझे ये हीट एक्शन प्लान्स जो बनते हैं, मुझे इनका पर्पस समझना है कि क्या उनका इंटेंशन यही होता है कि हमें एक बार आफत आ चुकी हो, या अजम्पशन ये है कि गर्मी बढ़ने ही वाली है, रहने ही वाली, सो इट इज फोकस्ड ऑन मेजर्स टू मैनेज द स्ट्रेस, और डज दिस टूल हैव द स्कोप कि उसमें हम प्रिवेंटिव या मिटिगेशन मेजर्स भी हम इंक्लूड कर सके, स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस, कि गर्मी इतनी बढ़े ही नहीं। एंड आई वांटेड टू अंडरस्टैंड आप दोनों से ही कि हीट को कॉम्बैट करने के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में क्या मेजर्स इंप्लीमेंट किए जा सकते, नॉट समथिंग एज लॉन्ग टर्म एज कि कैपिटलिज्म खत्म या कंज्यूमरिज्म खत्म कर दो, बट समथिंग विच इज मोर शॉर्ट टू मीडियम टर्म, जो लोकल लेवल पे इंप्लीमेंट किए जा सकते हो टू ग्रेजुअली ब्रिंग डाउन टेम्परेचर्स आल्सो। ओके, so Arvind, would you like to respond first? जी मैं करता हूँ। मैं बिंजल जी से करता हूँ और 2-3 और सुझाव थे शायद इसके बाद वाले राउंड में। मैं ये कह रहा था बिंजल जी की जो चैट में लिखा हमने कि अभी जो हैप है या अभी जो हीट एक्शन प्लान का स्ट्रक्चर है वो एनडीएमए और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के तहत आता है। और उसमें जैसे आपने बोला कि वो क्राइसिस को ही देखता है, वो हीट एज अ इवेंट को देखता है। अब बस दिक्कत ये है कि हीट एज अ इवेंट जो शायद 1 दिन 2 दिन नहीं, हमारे शहरों में या हमारे अलग अलग रीजन्स में खासकर ये 30 दिन 25 दिन ओवर अ पीरियड ऑफ 30-40 डेज, और अभी मार्च अप्रैल में शुरू होता है या मार्च में शुरू होता है और जून जुलाई अगस्त तक चल रहा है। ऐसे भी केस पिछली बार हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में शायद सितंबर अक्टूबर में हीट वेव आया है ना। तो अभी क्या हो गया है कि ये हीट एज अ इवेंट वाला कॉन्सेप्ट, जिसके लिए पूरा हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो काम करता है कि पानी लगा दो, वो भी नहीं लगा पा रहे वो अलग बात है, लेकिन उनका कहना ये है कि हम पानी लगाते हैं, ये वो काम करते हैं, वो जो फ्रेम है वो काम नहीं करेगा। तो इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी है कि देखिए हम बहुत टाइम से कह रहे हैं कि शायद एसडीएमए और एनडीएमए ने जो करना था वो कर दिया, अब इसको शायद अर्बन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इन सब लोगों को अपनी अपनी भूमिका को इसका लेने का टाइम आ चुका है, उनको इस पे काम करने की जिम्मेदारी है, लेकिन फिलहाल वो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें एक स्ट्रक्चरल इशू है, लेकिन अभी भी स्कोप है कि डिजास्टर के अंदर बैठकर भी आप मिटिगेशन एडेप्टेशन वाले इश्यूज को आगे बढ़ा सकते हैं, और हीट एक्शन प्लान में उसकी गुंजाइश है कि उस पर काम किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म हमारा एफर्ट ये होना चाहिए कि पता नहीं इसको डिजास्टर से हटा के शायद क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री इसको देखने लगे। मैं वो शायद पूछना चाहूंगा सौम्यदा से कि हम कभी कभी बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री इस पे थोड़ा एक्टिव रोल ले,
क्रॉप वॉप में वो ज्यादा अपना फोकस करती रहती है, वहां पर तो पता नहीं अब क्या होने वाला है, लेकिन हमारे लेवल पे शायद वो ज्यादा एक्टिव रोल लेने लगे। और शहरों के मामले में खासकर और शहरी वर्कर्स के मामले में खासकर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को एक्टिव होना पड़ेगा। वो सिर्फ ऐसे गाइडलाइन लेके काम नहीं कर सकती। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, क्योंकि अर्बन प्लानिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ जो पूरा पूरा उसकी जिम्मेदारी हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के पास जा रहा है। और फिलहाल वो उस चीज पे कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं, वो बस शांत बैठे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये एनडीए में देखिएगा, ये डिजास्टर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो उस पर काम करने की जरूरत है। लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से, सॉरी, आपने बोला कि लेबर कोड्स वाला, तो वही मैं कह रहा था कि अगर हम पॉलिसी पे काम करें, या आई थिंक एक ग्रुप आगे काम करेगा, तो हीट एक्शन प्लान और इस पे तो काम करे ही करे। आई थिंक अगर किसी ने इस पे काम नहीं किया ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाले लेबर कोड पे, तो प्लीज, सौम्यदा को पता होगा शायद, अगर किसी ने किया दादा, तो उसको थोड़ा हम कोलेट भी करके रिवाइज करके शायद फिर से एक बार रीच आउट करने की जरूरत है। वरना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर तो ये बोलता रहेगा कि हमें क्या करना है, वो तो हीट एक्शन प्लान और एनडीए में करता रहेगा। तो वो एक चीज हमको शायद जल्दी करना चाहिए। जी। ठीक है, मतलब मुझे दो तीन चीज क्लियर करना है। एक तो जो आपने बोला हीट बढ़े ही ना, ये ना तो राज्य सरकार के हाथ में है, ना भारत सरकार के हाथ में है। जो ग्लोबली जो बढ़ रहा है, उसको एक्शन ग्लोबली होना पड़ेगा। बिना उसको जो क्लाइमेट का जो बेसिक साइंस है, हम जिस स्टेज में पहुंच चुके हैं, वो अभी हमारे हाथ में नहीं है, और वो बहुत कंट्रोलेबल चीजें नहीं है। अभी भी पूरी नियंत्रण से बाहर नहीं गया, लेकिन ऑलमोस्ट जाने वाले हैं। और वो सिर्फ भारत सरकार के हाथ में भी नहीं। तो दुनिया में ये जो टेम्परेचर राइज कर रहा है, साथ साथ समुद्र का टेम्परेचर, सिर्फ हवा का टेम्परेचर से नहीं, मैंने जो बार बार एम्फासाइज किया, साथ में जो समुद्र का टेम्परेचर जो इतना बढ़ चुका है, वो हमारा परेशानी बहुत बढ़ा चुका है। उसके लिए भी हीट वेव का संख्या बढ़ चुका है। हाँ, उसके लिए एल नीनो ला नीना का फ्रीक्वेंसी बढ़ चुका है, जो आने जाने का। तो उसके छोड़ के, जैसे शहरी एरिया में जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है, जो मैंने पहले बोला था, ये आसपास का क्षेत्र से शहर के अंदर 3 से 6 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसको हम टैकल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला भी कि भारत का पहला जो हीट एक्शन प्लान अहमदाबाद शहर का, उसमें अभी ये पॉलिसी है कि शहर में कैसे हीट को रिटेन करने का प्लान, कैसे रिटेन कैसे कम हो, रिफ्लेक्टिंग रूफिंग कैसे हो, शेडिंग कैसे हो। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन का, मैंने अभी रिसेंटली जब ट्रेनिंग करवा रहा था, तो मैं अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान को देख के उसका एनालाइज करके भी ट्रेनिंग कर, उसमें एक बहुत बड़ा कमी जो मैंने जस्ट मेंशन कर ली। यदि अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान में अहमदाबाद का हीट मैप देखे, पहला कमी तो है कि उसमें ह्यूमिडिटी है ही नहीं, वो एक बड़ा कमी है। लेकिन यदि आप उसको छोड़ भी दीजिए, पूरी शहर में जो हॉटेस्ट एरियाज है, वहां ही जितनी लेबर पुअर लोग रहने का, अहमदाबाद का ये बहुत स्ट्राइकिंग है। और यही चित्र आपको ज्यादातर बड़ा शहर में, बड़ा शहर की बात कर, जो सबसे गर्म जो हिस्सा है शहर का, जो एवरेज टेम्परेचर में, वही एरिया है जहां मजदूर रहते हैं, जहां मजदूर काम करते हैं, वो एरिया है। तो मतलब आप शहर के लिए, जैसे अहमदाबाद में साबरमती का किनारे पालड़ी एरिया में बहुत अच्छा ग्रीनरी, हीट एक्शन प्लान के तरफ ग्रीनरी उन्होंने बढ़ाया, बहुत अच्छा काम किया। लोग बोल भी रहे, जैसे किसी ने बोल रहे थे शेडिंग, रास्ते के ऊपर शेडिंग कर दिया। अभी पालड़ी एरिया, उसके चार चार पास, आप यदि जानते हैं अहमदाबाद, वन ऑफ द पॉश एरियाज, द पॉशेस्ट एरियाज ऑफ अहमदाबाद, उस जगह में आप एक्शन कर रहे हो ताकि वहां ग्राउंड टेम्परेचर कम हो जाए। लेकिन शहर में सबसे ज्यादा संख्या में, सबसे डेंस पॉपुलेशन में मजदूर जहां रहते हैं, वहां आपको सिस्टम को कुछ नहीं चल रहा है। तो वहां रिफ्लेक्टिव रूफिंग में भी पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। आपको शहर का रास्ता, जो हम ब्लैक टॉप रोड जो आजकल बनाते हैं, आज के दिन में ग्रे, लाइट ग्रे कलर का रोड सरफेस करना संभव है, बहुत सारे शहर में होगा। दूसरा जो आप हम लोग काफी बार जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग, जो अरविंद बार बार क्लियर किया, अभी भी अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग चीज के जिम्मेदार। दुनिया में बहुत सारे शहर हीट ऑफिसर नियोग किया है। अमेरिका में देखिए, यूरोप में देखिए, हीट ऑफिसर, सिटी हीट ऑफिसर, जिनकी काम है
सारे मिनिस्ट्री में, सारे डिपार्टमेंट में हीट स्ट्रेस से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उन मिनिस्ट्रीज को साथ कोऑर्डिनेशन करके उसका एक प्लान बनाए और वो प्लान को इम्प्लीमेंट करे। हमारे यहाँ हीट एक्शन प्लान बना है, लेकिन हीट ऑफिसर व उसके जिम्मेदार ऑफिसर व ब्यूरोक्रेट वो नहीं है, तो वो एक बड़ा कमी है। और तीसरी, जैसे कुछ कुछ अच्छा चीज हुआ है, जैसे राजस्थान हीट एंड ह्यूमन हेल्थ एक्शन प्लान बनाया। हाँ, मैंने उसको भी एनालिसिस कर रहा था, देख रहा था। तो मतलब सोच ठीक है, जो हीट एक फिनोमेना सिर्फ नहीं है, उसमें सबसे बड़ा असर ह्यूमन हेल्थ व उसका रोजगार उसमें अभी भी नहीं है। जैसे हॉकर्स का हो, फिश वेंडर्स का हो, सड़ जाना, खराब हो जाना, एक्स्ट्रा हीट एक्स्ट्रा हीट, वो नहीं है। लेकिन कम से कम हीट एंड ह्यूमन हेल्थ एक्शन प्लान बना है। लेकिन वो एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करने का जिम्मेदारी किसको है, किसके पास वो अकाउंटेबिलिटी बनेगा, किसको हम पकड़ेंगे? भाई ये था प्लान में, इतनी छोटी सी प्लान में इतना था, उतना भी नहीं हो पा रहा है, किसको पकड़ेंगे? डीएम को जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तो पकड़ नहीं सकते, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो कमी है, जहां गवर्नेंस में इसको लागू करने के लिए सिस्टमिक एक स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक तो सिटी लेवल पे बहुत कुछ किया जा सकता है, जिसके चलते शहर कम गर्म हो, हीट रिटेंशन कम हो, जिसके अंदर बिल्डिंग्स में ग्लास स्टील का कम करना, रिफ्लेक्टिव मटेरियल का यूज करना, नॉट ओनली इन रूफ बट ऑल सोलर पैटर्न देख के, सन ट्रैकर यूज करके कहाँ आपको किस शहर में कितने एटीट्यूड में कहाँ से सन आएगा, वो मैंने जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं अपना छत में करता था। तो इसमें कोई बहुत हाईली टेक्निकल चीज नहीं है। मुझे याद है आज से 4 दशक पहले स्कूल में था, तब मैंने ये सब करता। तो ये किया जा सकता है बहुत आसानी से, लेकिन गवर्नेंस लेवल पे इसको कोई ना कोई एक व्यक्ति व एक छोटे से एक डिपार्टमेंट को इसको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, ताकि ये इम्प्लीमेंट, वो जरूरी है। और वो हमारे बोलने से नहीं बनेगा। ये जो थोड़ा सा पावरफुल बॉडीज है ना, यूनियंस है, बड़ा ग्रुप से इस ढंग का, उनको हमें साथ में लेके ये काम में उनको सामने रख के डिमांड उनको तरफ से आए, तभी ये बन पाएगा। शैलेश जी, आपने एक बार सवाल पूछ चुके हैं, तो मैं देख रहा हूं कि और कोई है। अरविंद मूर्ति, महेंद्र यादव, जयपुर से उपेंद्र हैं, आपको कुछ पूछना है? राजेश जी, सॉरी, मैं सवाल तो पूछ चुका हूं, लेकिन मैं थोड़ी सी यह प्रोग्राम एक्चुअली सौम्या सर को ही सुनने के लिए था। उसके बाद भी मैं उनकी बात पे थोड़ा प्रतिक्रिया देना चाह रहा हूं कि ये वैश्विक समस्या है, इनसे इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम भारत देश के जो यहाँ की प्राकृतिक जो एरिया है, यहाँ के जो जंगल, खेत और ये सब चीजें हैं, इसमें जितना तेजी से अभी हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, तो और भी आगे हीट वेव्स के लिए हमको तैयार रहने की जरूरत है। तो ये बोलना कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती या हम कुछ नहीं कर सकते, मैं इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इवन हमारा मनरेगा में भी सबसे ज्यादा काम इसी बात के लिए किया जा सकता है कि हम अपने ग्रीनरीज को बढ़ाएं। इवन जैसे जो मुझे याद आ रहा है कि पहले, मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से हूँ, अभी झारखंड में रहता हूँ, लेकिन पहले जब भी कोई सड़क बनती थी तो सड़क के किनारे में ग्रीनरीज के लिए बिल्कुल प्रयास किया जाता था। बहुत अच्छे, मतलब बड़े पेड़ रहते थे जो लगभग 40% टाइम्स सड़क को ढके, मतलब उसका छाया हमेशा सड़क पे पड़ता था। तो जो जिस तरह की अभी हम समस्या बोल रहे हैं कि दूसरे, पहले हर क्षेत्रों में हमको पानी पीने के लिए प्याऊ मिल जाता था, तो ये जो बेसिक जो नीड्स हैं उससे रिलेटेड चीजों को हम छोड़ते जा रहे हैं। दूसरा, फिर से मैं बोल रहा हूं कि भारत की जो प्राकृतिक संसाधन, वन और ये सब को मनरेगा से जोड़ करके अगर हम बढ़ाए तो हीट वेव्स का जो ये लोकली हम लोग मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं। और शायद हम इस मामले में विश्व स्तर पर भी हम मतलब लोगों को समझा सकते हैं, जो अभी रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन को लेकर के, जैसे कि हम लोग अभी आपके साथ, मुझे रांची में भी मिलकर के बात करने का मौका मिला था, तो हम देख रहे थे कि मतलब ये जो हमारी ट्रेंड है ना, कि हम मतलब अभी
बस ओके अपना तुरंत को देखें, यूज करें, उन चीजों से बाहर आ करके हमको मतलब जो पहले से सिद्ध है कि मतलब मतलब प्रकृति जैसे अपने आप को ठंडा रखती थी, हम उन्हीं चीजों को प्रोत्साहित करें, बढ़ाएं और उनके साथ एलाइन हों। जी जी ये मेरा आप कहना है। धन्यवाद। आपका ये बात बिल्कुल सही है। एडेप्टेशन के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, करना भी चाहिए। सौम्यदा इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जहां तक ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमिनन है, जो ग्लोबली जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसकी मात्रा से वो नियंत्रित है। हम सिर्फ अपने इलाके में या अपने देश में भी अगर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस कम करें, उससे भी नहीं होगा। ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, उस दृष्टिकोण से वो कह रहे थे। लेकिन अडेप्टेशन और जो बेसिक गवर्नेंस है, नेचुरल रिसोर्स गवर्नेंस, वो सब अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और करना भी चाहिए। तो मैंने बोला भी राजेश जी शहर का नहीं राजेश जी नहीं शैलेश जी, अब इसको हम ऐसे बायलैटरल डिस्कशन नहीं कर सकते, और कुछ लोग सवाल पूछना चाह रहे होंगे। धन्यवाद। हाँ दीपक जी। नहीं, मुझे कोई सवाल तो नहीं है। मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि टीचर्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज के मेन एक्टिविस्ट नागराज आडवे यहाँ मीटिंग में है। अगर वो भी पार्टिसिपेट करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने भी शहरों में ही काम किया है। और तो नागराज। हाँ दीपक, नागराज। मैं हाँ दीपक ना, नमस्ते साथियों को, नमस्कार, लाल सलाम। मैं मुख्यतः मीटिंग में सौम्या और अरविंद को सुनने शामिल हुआ। बहुत अच्छी चर्चा चली है। ऐसे वैसे सिर्फ एक दो चीज़ें मैं भी जोड़ना चाहूँगा। एक कि मौतें जो होती है, इसमें मैं सुनने में आया कि ज़्यादातर मौतें जो हीट स्ट्रेस से होती है वो ज़्यादा वर्क प्लेस पे ज़्यादा बस्ती झुग्गी में जहाँ पे लोग रहते हैं, इन वेरी कंजेस्टेड एरियाज, वहाँ पे होता होगा। उसके हमारे पास आंकड़े इतने हैं नहीं, जो डेटा की ज़रूरत है, जो बेसलाइन डेटा की ज़रूरत है, क्योंकि इससे जो हीट स्ट्रेस में और इंटेंसिफाई होने वाला है भविष्य में, उसमें जो इम्पैक्ट्स पड़ने वाली है, वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट एग्जैक्टली कहाँ पे इस तरह, खास करके सिवियर हेल्थ इफेक्ट्स। एक तो ये लिंक टू दैट बेसिकली जो हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, सौम्या भी दिल्ली में रहते हैं, अरविंद भी दिल्ली में जानकार हैं। वहाँ पे जो यहाँ पे जो मोहल्ला क्लिनिक है, जो इट वाज ऑल नेवर वेरी गुड, लेकिन कम से कम था। अभी बीजेपी की सरकार जो है इसको और भी कमज़ोर कर रही है, लेकिन हकीकत में यह है कि हर एक, कम से कम जो हम शहर के इलाके में बात करते हैं, वहाँ पे हर एक शहर में एक वाइब्रेंट मोहल्ला क्लिनिक होनी चाहिए, क्योंकि खास करके हीट स्ट्रेस में और हीट के समय में जो अर्जेंट रिस्पांस की ज़रूरत है, ये दिल्ली में सिर्फ जहाँ तक मैं जानता हूँ सिर्फ दो अस्पताल है जहाँ पे एक तरह का एक आइस वार्ड या कुछ है, एक राम मनोहर लोहिया और आई थिंक मे बी एम्स। हाँ, लेकिन एक्चुअली हर एक इलाके में इस तरह से होनी चाहिए, ताकि वर्कर्स कैन बी टेकन टू दोज हीट मोहल्ला क्लिनिक्स वेरी क्विकली, ताकि देयर लाइव्स कैन बी सेव्ड। तो इसके लिए वन नीड्स अ फार मोर वाइब्रेंट हेल्थ केयर सिस्टम, मोहल्ला क्लिनिक्स हो, हर एक शहर में हो, which needs us as organizations to engage with जो हेल्थ एक्टिविस्ट और जो हेल्थ के सेक्टर में लोग काम कर। तो बस दो इसमें मेरे बस जोड़ना चाहूंगा, अदरवाइज मेनली हैव कम टू लिसन। धन्यवाद। थैंक यू इसमें मैं जोड़ना चाह बहुत रहा था अच्छा एक ही। सुझाव है। एक राजेश जी, में इसमें अच्छा सुझाव है, क्योंकि जनस्वास्थ्य अभियान के साथ भी हम लोगों का इसमें इस मुद्दे पे, क्योंकि वो लोग पिछले 25 साल से पब्लिक हेल्थ लेके देश भर में काम कर रहे हैं, तो जनस्वास्थ्य अभियान के दोनों ही, अभी तो दो हिस्सा है, उन लोगों के साथ भी हम लोग इसके चर्चा, उनका नेशनल कन्वेंशन में जाके इसको ऊपर प्रेजेंटेशन, ये सब हो रहा है, क्योंकि हम एनवायरमेंटल हेल्थ के एंगल से आते हैं। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के ऊपर काम ऑलरेडी कर रहे हैं, उन ग्रुप्स में इसका समझ बढ़ाए, ताकि ये बड़ा वॉइस बन सके। अदरवाइज दिस इज वेरी मच नीडेड। लेकिन उससे भी आगे बढ़ के कुछ सुझाव है, वो बाद में, और जब डिटेल चर्चा होगा, जो एक्चुअली क्या क्या लोकली संभव है, तो मैंने कुछ ऐसे वर्कर्स यूनियन के साथ जो ट्रेनिंग हुआ उसमें ये बात को हाईलाइट किया था, उसको पॉसिबल इवन अपार्ट फ्रॉम हॉस्पिटल। मैं बस जोड़ना ही चाह रहा था कि नागराज भाव, लेटेस्ट जो मुझे पता था कि सिर्फ एक ही है राम मनोहर लोहिया, जहाँ पर
हेल्थ केयर है। तो आप देखो दिल्ली जैसा शहर जहां पर सिर्फ एक हॉस्पिटल है जो हीट वेव इम्पैक्टेड या हीट स्ट्रोक पीड़ित लोगों को डील कर सकता है, बाकी शहरों में तो कुछ होगा भी नहीं। तो मोहल्ला क्लिनिक लेवल तक पहुंचे, उनका इतना हेल्थ कैपेसिटी हो। एक्चुअली एक डॉक्टर आए थे वर्कशॉप में, वो कह रहे थे यार कि हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है कि हम ऐसे लेवल के केसेस को डील कर पाए। तो इसमें मैं एक पहल है जिसमें एक्चुअली मैं आप सभी लोगों को रीच आउट भी करूंगा, कोशिश भी करेंगे कि एनसीडीसी करके है, मैं उसका नेशनल कम्युनिकेशन क्या है समझता आई मीन एक एनसीडीसी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के नीचे आता है। वो गाइडलाइन बनाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कि हीट वेव के इम्पैक्ट के लिए आपको क्या करना चाहिए फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव। उसमें हमारा एक सुझाव था उनको कि आपको यार ठीक है, आप जनरल आपने बनाया है, बहुत बढ़िया अच्छी बात है, एटलीस्ट कुछ तो पेपर पे है, लेकिन आप उसको वर्कर इंडोर आउटडोर और पूरे इस इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर के पर्सपेक्टिव से आपको उसको रिवाइज करने की जरूरत है। तो एटलीस्ट कई साथी ऐसे हैं जो पहचानते हैं इस इशू को, एंड वो कह रहे थे कि हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे हम पूरा भी डिस्कशन चल रहा है, देखिए गाइडलाइन फ्रेमवर्क एडवाइजरी सब बनेगा, सरकार जो कर रही है वो करेंगे, लेकिन सौम्यदा ने जैसे बोला, मेरा बस एक्चुअली दो सजेशन था कि एक, हम अगर अलग अलग वर्कर ग्रुप्स के लिए लोकल लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं उसका एक खाका और ढांचा और थोड़े थोड़े छोटे नोट्स बना पाए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको लेके। पॉलिसी लेवल पे तीन चार चीजें बहुत क्लियर हैं जहां पे हमको काम करना है, चाहे वो एचएपी हो, चाहे वो ये अभी मैंने हेल्थ का इशू बोला वो, या लेबर कोड्स के अंदर इसको शामिल करना है वो वाला। और लास्ट वॉश मेरा कोड पॉइंट था में। कि वॉश, हाँ वॉश में। और मेरा ये था कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो अच्छा एक और चीज, लास्ट पॉइंट ये था कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो किफायती हैं, सस्ते हैं, और जिसको हम बोलते हैं सस्ता सुंदर टिकाऊ है। वरना क्या हो रहा है, बहुत लोग इसको मूव कर रहे हैं पैरामेट्रिक इंश्योरेंस, बहुत लोग इसको मूव कर रहे हैं कि बड़े फैंसी से आप वर्कर शेल्टर जोन बना लें, जो एक एक शेल्टर जो है 25-30 लाख का है। मतलब उसमें 25-30 लाख लगाना मुझे लगता है प्रॉब्लमेटिक है। मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं, ट्रैफिक जंक्शन पे शेड लगाना मुझे इसलिए प्रॉब्लमेटिक लगता है कि यार तुम स्ट्रीट वेंडर त्रिपाल लगाता है उसको उखाड़ के फेंक देते हो, पर ट्रैफिक पे अगर बाइकर और गाड़ी को शेड लग जाएगा तो उनको गर्मी ज्यादा पड़ेगी, उसके लिए हम वहां पे शेड लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना तो हमारे पास कम संसाधन है, उसको हम अगर गलत जगह पे डालेंगे मुझे लगता है वो गलत है। तो उसको सॉल्यूशंस सस्ते और अच्छे क्या हो सकते हैं, कम्युनिटी भी बहुत सारा अपना कोशिश कर रहा है, उसको भी हमें जल्दी से अटेम्प्ट करके सरकार के सामने प्रशासन के सामने रखना चाहिए ताकि वो उन चीजों को अपनाए, ना कि इंश्योरेंस कंपनी जो कह रहा है। तो वो उस पर भी थोड़ा मेहनत करने का जरूरत है। उसके लिए शेयर्ड फोल्डर नासेज की तरफ से भी हो सकता है, एक शेयर्ड फोल्डर बना के सब लोग साथ में उसमें काम करें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। हमें कंक्लूशन की तरफ जाना होगा, 2 घंटे हो रहे हैं। सुहास जी आपको कुछ कहना है? हाँ, बस एक शॉर्ट ये ना जो दिल्ली के लोगों ने बताया, तो मैं याद करना चाहूंगी कि जनस्वास्थ्य अभियान का जो नेशनल कन्वेंशन अभी दिसंबर में हुआ, उसमें हमने खास एनएपीएम के तरफ से एक सेशन लिया था, और उसमें दिल्ली के ही एक डॉक्टर थे हु इज रेडी टू गिव ट्रेनिंग टू ऑल पब्लिक हेल्थ डॉक्टर्स वेर एवर वी नीड। हम सरकार से भी नागपुर में जैसा हमने अप्रोच किया है कि द गवर्नमेंट इटसेल्फ शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑल पब्लिक हेल्थ पीपल to treat heat affected persons, because any additional facilities से अच्छा है कि जो facilities है उसको अच्छा training दिया जाए, and then we can ask for some mobile centers for large sites, construction sites or markets, जिनके पास within 20 minutes emergency treatment के लिए कोई provide किया जाए। मैंने chat में भी लिखा है। Thank you. थैंक यू। सो इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्यदा, अरविंद, आपने जो आज प्रेजेंटेशन किया और खूब सारे हमारा
ज्ञान बढ़ाया और क्या करना है इस पर भी आपने गाइडलाइंस दिया है और हमें इसको आगे ले जाने की जरूरत है। आप दोनों को बहुत धन्यवाद। जो लोग आज जुड़े हैं, 47 था पीक में, अभी 21 हैं। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भूमि who made this Zoom link available, स्टेला जिन्होंने पोस्टर बनाया और जिन लोगों ने इसका पब्लिसिटी वगैरह किया, उन सबको भी धन्यवाद। सो थैंक यू, लेट अस कंक्लूड दिस नाउ। कल 8:30 बजे NAPM के महाराष्ट्र के लीड से एक ग्रेट निकोबार पे वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, उसमें भी सब लोग जुड़े। मैं लिंक भेजी हूँ स्टेला वगैरह को। थैंक यू। थैंक यू राजेश जी, आपको कंडक्ट करने के लिए। सबको was happy that at peak 47 joined at least, right, almost 50. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you Rajesh da, जिंदाबाद जिंदाबाद सलमान। हाँ, थैंक्स सलमान, मिलेंगे।